हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। सब चंगा चाहिए सबको। बढ़िया ना? जीवन बढ़िया चल रहा है ना सबका? मेरा भी बढ़िया चल रहा है सर। सो हम लोग कहाँ थे? वेयर वर वी यस्टरडे? सर ये खुला है। सो यस्टरडे हमने चार्टिस्ट मूवमेंट खत्म किया था, राइट? तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और नेशनलिज्म के ऊपर चले जाएंगे। तो विल कंटिन्यू विद नेशनलिज्म एंड आज 10 बजे तक क्लास लेंगे, 10 सवा 10 तक, है ना? तो कल थोड़ा दौड़ा दौड़ी हो गया था। और कल हमारा दोपहर को क्लास होगा, क्योंकि कल सुबह का क्लास आई एम ट्रैवलिंग फाइनली टू वन मोर डेस्टिनेशन सर, है ना? तो तो भारी हो गया है थोड़ा जीवन, बट मैनेज कर लेंगे सर, है ना? तो ठीक है, बट देखो काम मेरा रुकता नहीं है, ठीक है? मेरी आदत है कि मैं काम नहीं छोड़ूंगा सर। मैं अपना मैनेज कर दूंगा, आपको खाली टाइमिंग एडजस्ट करने पड़ेंगे, बट द वर्क विल गो ऑन, ओके? उसमें स्टॉप नहीं आएगा सर, है ना? स्टॉप नहीं आएगा। रेयर केस में ऐसा होगा कि विल गो फॉर स्टॉपेज, है ना? इमरजेंसी कुछ आ जाती है अभी, जैसे एक दिन सुबह मैंने रीशेड्यूल किया था 7:45 बजे, यू माइट बी अवेयर अबाउट दैट, है ना? 8 का क्लास था, 7:45। तो उस दिन बहुत ही अर्जेंट इमरजेंसी आ गई थी, समवन पास्ड अवे सर, ठीक है? तो फिर मुझे जाना पड़ा, क्योंकि उस दिन ऐसा था कि आई वाज द फर्स्ट वन टू बी कॉल्ड, है ना? फिर ऑब्वियस था, अगर मैं क्लास ज्वाइन कर दिया होता तो आई कुड नॉट हैव जॉइंड, ओके? बट फिर पहले ही कॉल मुझे आया, तो फिर मैंने कहा कि अब ठीक है, 12 बजे कर देते हैं फिर। तो वही है, थोड़ा थोड़ा थोड़ी है, बट यस, ये सीखने की आवश्यकता है सर, सीखते रहते हैं, वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। खैर चलते हैं, कोई बात नहीं सर, है ना? बट वी विल कंटिन्यू विद द टाइमिंग्स, ओके? टाइमिंग अप डाउन होंगे, 1-2 महीने तक होता रहेगा, मतलब अब तो होना नहीं चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। अब ट्रैवलिंग नहीं है मेरा 2 महीने तक, एक आध बार ट्रैवलिंग होगा मार्च फर्स्ट वीक में, बट उसमें तो क्या हेक्टिक नहीं होता है, इट्स नॉट जस्ट हेक्टिक, ओके? तो बीच का गैप ही मिल जाएगा, सुबह एक क्लास होता है, एक शाम को क्लास होता है ना? तो बीच में मेरे को 10 8 7 8 घंटे मिल जाते, तो उसमें काम निपटा दूंगा मैं सर, ठीक है? खैर चलते हैं आगे। हम लोग कल कहाँ पे थे? कल हम लोग थे विथ रेफरेंस टू दी डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म सर, ठीक है? और कल मैंने आपको चार्टिस्ट मूवमेंट के थ्रू नेशन स्टेट का फॉर्मेशन बताया। चार्टिस्ट मूवमेंट तो क्लियर हो गया, आपने क्वेश्चंस देखे? मैं कल आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा सर, ठीक है? तो चार्टिस्ट मूवमेंट बेसिकली फ्री ट्रेडर्स की जो कहानी है वो, और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, कल हमने वो खत्म कर दिया था कि ब्रिटेन एक्चुअली, इसमें से आपको ये देखना है कि ब्रिटेन कैसे एक नेशन स्टेट के रूप में निकल के आया सर, ठीक है ना? नेशन स्टेट के रूप में निकल के आया। टॉरिस लिबरलिज्म का मतलब है कि टॉरिस ने खुद भी रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए सर, है ना? एक्चुअली क्या हुआ कि व्हेन द पार्टीज वर फॉर्म्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पॉलिटिकल डायनामिक्स इन इंग्लैंड चेंज, और नई नई सिस्टम आ रही है, तो इंटरनल रिफॉर्म्स होने शुरू हो जाते हैं ना सर, ठीक है? तो टॉरीज एंड द विक्स वर एक्चुअली द कंजर्वेटिव्स एंड द लिबरल्स कंपैरेटिव टू दी मॉडर्न पार्टी सिस्टम, जो ओल्ड ग्रुपिंग्स हुआ करते थे, फिर उसमें धीरे 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 लिबरल रिफॉर्म्स आने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है? किडिंग ऑफ पॉइंट, अरे टॉरीज लिबरलिज्म का मतलब ये है कि उसके अंदर इंटरनल जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं सर, हैं वो इंटरनल रिफॉर्म्स के साथ लिबरलिज्म को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, समझे? ठीक है? तो कल हमने देख लिया है कि ब्रिटेन एक नेशन स्टेट के रूप में कैसे निकल के आया, और ब्रिटेन में कैसे ट्रांजिशन हो गया सर, है ना? तो ब्रिटेन अल्टीमेटली मोनार्की मोनार्की से एरिस्टोक्रेसी की तरफ गया, और एरिस्टोक्रेसी के रूप में इवेंचुअली आप देखोगे तो एक डेमोक्रेसी के रूप में निकल के आया सर, है ना? कल हमने चार्टिस्ट मूवमेंट के बेसिकली ड्रॉबैक्स भी देखे थे। हमने देखा था कि ये चार्टिस्ट मूवमेंट 1839 में शुरू हुआ था, 1848 तक चलता रहा, फिर वो सक्सेसफुल नहीं रहा है, नॉट सक्सेसफुल, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द नॉट सक्सेसफुलनेस? लैक ऑफ यूनिटी हमने आपको बताया था सर, है ना? कल के क्लास के अंदर हमने बताने की कोशिश की थी कि देयर वाज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन देम, द इंटेंसिटी ऑफ द मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम केम आल्सो डाउन सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? हमने आपको ये भी बताया था सर। हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट प्रो रिफॉर्म्स बन रही थी, और जितना इतना प्रो रिफॉर्म्स बन रही थी, तो वो भी धीरे धीरे इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट, जिसके कारण हम लोग ये कह सकते थे कि जो चार्टिस्ट मूवमेंट है, ये चार्टिस्ट मूवमेंट पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं जाता है सर, ठीक है? खैर, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चार्टिस्ट मूवमेंट, क्योंकि ये वो मूवमेंट है जिसने ब्रिटेन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था। खैर वोटिंग राइट्स पूरी तौर के ऊपर नहीं मिलेंगे सबको, और वोटिंग राइट्स मिलते मिलते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। इट टुक ऑलमोस्ट द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द वोटिंग राइट्स वर गिवन टू अदर पीपल इन द यूरोपियन सोसाइटी एज वेल सर, ठीक है ना? तो इतना हमने रखा था पिछले क्लास में सर। आज हम लोग देख रहे हैं नेशनलिज्म के ऊपर से, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनलिज्म बना, ये नेशनलिज्म के परिणामवश
किस तरह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर हुए और यूनिफिकेशन होने की शुरुआत होती है सर, ठीक है ना। सो व्हाट विल डू कि नेशनलिज्म के ग्रोथ के फैक्टर्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैप ऑफ यूरोप कैसे हुआ, कांग्रेस सिस्टम कैसे डेवलप होती है, हमने ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर देखा था। और इवेंचुअली नेशनलिज्म नाम की विचारधारा है वो कैसे निकल के आई, उसके पीछे फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, गेट मूव ऑन। तो आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली देख रहे हैं, वी आर डूइंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन प्रेजेंट डे, मतलब इन टुडेस क्लास। एंड कल हम लोग जर्मनी देखेंगे सर, ठीक है ना। तो आज 2 घंटे का सेशन रहेगा हमारा, 10 बजे तक कंप्लीट करने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाते जाते फिर 12 बज जाते हैं सर, है ना, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक रह जाता है सर, है ना, जाना होता है 5-10 किलोमीटर सर, है ना, कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा पता नहीं। और गूगल बाबा हर बार अलग अलग रास्ते से घुमाता है हमको सर, ठीक है। तो फिर हम भी भटकते हैं, गूगल बाबा भी भटकता है। तो एग्जैक्टली डिस्टेंस कुछ 7.5 8 किलो 7 किलोमीटर के आसपास है, पर आई गेस यस्टरडे टुक मी अराउंड 1 hour 15 minutes। मतलब व्हाट रबिश इज दिस, है ना, घूम रहा हूँ, है ना, एक फ्लावर उतर के आगे गया, फिर आगे जाके फिर यू टर्न मारा, फिर बोले नहीं ये रास्ता ब्लॉक है, इधर टर्न मारा, 1 वे निकला। मैं बोला क्या ये कौन सी बुलभुलैया में आ गए सर, ठीक है, खैर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। अब देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इसके पीछे नेशनलिज्म नाम की विचारधारा कैसे निकल के आई सर। हमको ये भी समझना है कि इसी विचारधारा के कारण डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स भी होते हैं सर, है ना। तो आइए आपके सिलेबस का कितना 16वें नंबर का पॉइंट है या 17वें नंबर का, 17 नहीं 20वें नंबर का पॉइंट है ना सर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स। हाँ कौन सा नंबर है, बुलेट पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन जर्मनी एंड इटली सर, 19वें नंबर का है ना सर, ठीक है ना। स्टेट बिल्डिंग इन इटली एंड जर्मनी ऐसा कुछ लिखा गया है सर, ठीक है। स्टेट बिल्डिंग इन इटली एंड जर्मनी, सो दिस इज एक्चुअली द वर्ड used by the UPSC in the syllabus है, ठीक है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स एंड द स्टेट बिल्डिंग इन इटली एंड जर्मनी, ये तीनों के लिए इंटीग्रेटेड टॉपिक है एक्चुअली सर, है ना। आप इटली जर्मनी जो है यूनिफिकेशन ये इवेंट के रूप में है सर, ठीक है, ये घटना के रूप में है। तो उसके पीछे का फैक्टर्स आप देखोगे तो नेशनलिज्म है, और नेशनलिज्म के कारण ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स होता है सर, ठीक है। बड़े बड़े साम्राज्य टूटते हैं, और साम्राज्य टूटे हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस सर, इट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज सर, ठीक है, नई बाउंड्रीज बनती है। और इवेंचुअली वी विल कम टू अ कंक्लूजन, जहां हमको पता चल रहा है कि जर्मनी नाम का देश निकल के आया, इटली नाम का देश बन के आया सर, है ना, बेल्जियम इंडिपेंडेंट हो गया, सीरिया उसके बाद धीरे धीरे निकल के आएगा सर, ठीक है ना। तो यू फाइंड मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल फॉर्मेशंस विल टेक प्लेस, पॉलिटिकल चेंजेस हो जाते हैं, लीडर्स निकल के आते हैं। तो उन सब की कहानी आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन थे, क्या कर रहे थे, ये कैसे एक लीडर के रूप में क्रिएट होते हैं सर, है ना, इनका रोल प्ले क्या है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर, rise of nationalism, the nation state building and the इटली एंड जर्मनी, इन दोनों का आपको एग्जांपल दिया गया है। तो हम लोग इसी के इर्द गिर्द थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे सर, ठीक है। अब देखिए ब्रिटेन नेशन स्टेट बनता है, उसके नेशनलिज्म के फैक्टर्स अलग थे सर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसमें कॉमन फैक्टर सब जगह पे आपको दिखेगा, जो ट्रिगर करेगा वो है 1830 का रिवॉल्यूशन, दूसरा 1848 का रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू नेशन स्टेट की तरफ जा रहा है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर, ठीक है, क्लियर पॉइंट। वेरएस इटली और जर्मनी का नेशन स्टेट का जो बिल्डिंग का फॉर्मेशन का जो पूरा आइडिया है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन दी parliamentary system, but that is based on the Napoleonic Wars, that is based on the Vienna Congress, that is based on the idea of a common language, common religion, common identity, common culture as well, sir, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि राष्ट्रवाद है क्या सर, ना फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो सर, हमें गेटिंग ओवर। दूसरा आपको ये भी समझना है कि राष्ट्रवाद नाम की विचारधारा है, ये राष्ट्रवाद नाम की विचारधारा किस बेसिस के ऊपर निकल के आई है सर, ठीक है, गेटिंग ओवर। तो याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टुवर्ड्स अ रीजन और अ टेरिटरी will lead to a formation of a nation state, or the ideology that binds them is known as nationalism sir। तो सादी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि nationalism is an ideology where a group of people will come together, so they will start to live together in a territory or a region and they will be emotionally attached to that। ऐसा नहीं कि खाली रहने के लिए रह रहे हैं सर, ठीक है, टेरिटरी और रीजन, दे आर इमोशनली अटैच टू दैट, ये सबसे बड़ा पार्ट है सर, है ना। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ये इमोशनल अटैचमेंट है सर, समझे नहीं समझे। और ये इमोशनल अटैचमेंट किस बेसिस के ऊपर निकल के आता है, इट इज बेस्ड ऑन द कल्चर, इट इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, एंसेस्ट्री कह सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द एथनिसिटी सर, गेटिंग पॉइंट। आप किस नस्ल से बिलोंग करते हो, किस जाति से बिलोंग करते हो सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। इट इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज सर, रिलीजन नहीं आएगा क्योंकि रिलीजन तो बहुत सारे मल्टी डाइवर्स फैक्टर के रूप में आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग एक सिस्टम लिख सकते हैं, वो है वैल्यू सर, है ना। आपके मूल्य सेम होते हैं तो आप इकट्ठे होते हैं सर। बड़े बड़े देशों के अंदर बंटवारा होता है क्योंकि आपकी वैल्यू सिस्टम बदल गई है सर, ठीक है, आपकी बिलीफ सिस्टम। और वैल्यूज कहाँ से आते हैं, बिलीफ से आते हैं। अगर आप एथिक्स थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो आपको पता होगा सर, ठीक है।
So whenever a group of people come together to live in a region where they say that we are emotionally attached to this place and we want to have a common political identity, हमारे बीच में common political identity बनाने की कोशिश करता है, तो ये जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन के आती है इसी को ही स्टेट के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि इनका मानना था कि बिकॉज वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल वी आर अ सोवरेन, तो पब्लिक जब सोवरेन हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट बन जाएगा। बाकी टेरिटरी आपके पास है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने क्रिएट कर दिया है, आपके अंदर ऑलरेडी इनफैक्ट एक कल्चरल फीलिंग आ चुकी है, तो फिर आप नेशन और स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाओगे सर। गेटिंग माय पॉइंट समझे? सो नेशनलिज्म इज डिफरेंट एंड स्टेट बिल्डिंग इज डिफरेंट। नेशन और स्टेट इकट्ठे होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नेशन स्टेट। नेशन इज मोर ऑफ अ कल्चरल टर्म। नेशन जो है वो कैसी है, सांस्कृतिक परिबल है सर, है ना, और वो संस्कृति के आधार के ऊपर चलता है, वो इमोशनल एस्पेक्ट है सर, वो साइकोलॉजी है सर, है ना। तो इसमें कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। अब भारत के अंदर हम लोग देखेंगे तो हमारी वैल्यू सेम है, हमारी एथनिसिटी अलग होगी, हमारी हिस्ट्री अलग होगी, हमारा कल्चर अलग होगा, क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ दी रियासत एंड हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ काठियावाड़ और गुजरात और वैसे स्टेट से बिलोंग करते थे सर, जहाँ 200 रजवाड़े हुआ करते थे एक टाइम के ऊपर। आप कहीं बंगाल से होगे तो आपके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया होगा, सही गलत सर, ठीक है, केडिंग अपन। आप अगर जूनागढ़ से बिलोंग कर रहे हो या हैदराबाद से बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ पे एक अलग रियासत रूल कर रही होगी, बट स्टिल यू हैव अ कॉमन वैल्यू सर। हमारे बीच में एक हिस्टोरिकल पास्ट रहा है, हिस्टोरिकल पास्ट रहा है कि भाई चलो आज की तारीख में हमारे ऊपर रियासत नहीं है, बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी वी वर रूल्ड बाय अ किंग एंड दैट किंग वाज अ सोवरेन किंग एंड वी हैड अ कॉमन कल्चरल सिस्टम। हमारी भाषा अलग अलग है पर उसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे सिमिलरिटी हमारे विचारों के अंदर है सर, ठीक है। तो देन यू विल फाइंड कि इवेंचुअली हमारे जो विचार एक होते हैं उसके कारण हमारे अंदर नेशनल फीलिंग आ जाती है सर, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि हम माँ भारती के संतान है, वी आर द सन्स ऑफ द मदर इंडिया सर, ठीक है। तो ये जो फीलिंग आ रही है ना कविताओं के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, वो हमारे वैल्यूज को जगाती है। और ये वैल्यूज बेसिकली हिस्टोरिकल पास्ट के लिए बोले जाते हैं, वैल्यूज बेसिकली हमारी एथनिसिटी के ऊपर से बनते हैं, ये लैंग्वेज के ऊपर से बनते हैं। तो इंडिया में बेसिकली लैंग्वेज इज नॉट दी फैक्टर जो हमको नेशनलिज्म की तरफ लेके जाता है। आज की तारीख में लैंग्वेस्टिक नेशनलिज्म है जो हिंदी के ऊपर निकल गया है, बट इनिशियली जब नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ तो हमको पता चलता है कि इंडिया वॉज अ वेरी डिफरेंट केस सर, क्योंकि इंडिया की कॉमन कल्चरल यूनिटी और इंडिया की हिस्टोरिकल पास्ट इंडिया को नेशन स्टेट की तरफ चली गई सर, है ना। तो कुछ भी इसमें से कोई भी एक पैरामीटर लगेगा, दैट विल नॉट बी एब्सोल्युटली केस कि भाई कोई कंट्री हिस्ट्री के ऊपर ही बनता है, कोई कंट्री लैंग्वेज के ऊपर बनेगा। अब अमेरिका का केस देखिए, दे आर बेस्ड ऑन अ कॉमन वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज लिबर्टी सर। अमेरिका का अगर आप केस देखोगे नेशन बनने का कारण वो क्या है, द अमेरिकन कंट्री और द अमेरिकन फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द वैल्यू सिस्टम ओनली सर। फ्रांस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे उनकी वैल्यू है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सर, ठीक है। उनका कल्चर एक फ्रेंच कल्चर निकल गया, फ्रेंच लैंग्वेज भी आ गई सर, ठीक है। अमेरिका में तो क्या है, साउथ की टेरिटरीज अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अभी आज की तारीख में भी स्पेनिश बोली जाती है। आप नॉर्थ की टेरिटरीज में कहीं कहीं चले जाओगे, फ्रेंच एडजॉइनिंग है, तो वहाँ पे आज की तारीख में भी आपको फ्रेंच बोलने वाले लोग मिल जाएंगे सर, ठीक है, इधर अमेरिका होंगे सर, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है तो कॉमन लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। भारत में नहीं थी सर, बट इंडिया स्टिल बिकेम अ नेशन सर, है ना। इंडिया वाज अ नेशन, इंडिया स्टिल अ नेशन, और हम तो कहते हैं कि इंडिया स्टिल नेशन इन द मेकिंग, क्योंकि हमारी वैल्यू सिस्टम हमारी कल्चर सिस्टम को यूनिफाई करती है, हमारे बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम लोग, आज की तारीख में भी हो रहे हैं, तो समझे आप लोग। तो नेशनलिज्म एक ऐसी विचारधारा है विच कैन नॉट बी एक्चुअली वी कैन से डिफाइंड विद अ सिंगल टर्म सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो बट एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है ना, देयर आर पीपल लिव टुगेदर सर, है ना, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल टाइम, इट कैन बी एनीथिंग, है ना, सेंस ऑफ सेंटीमेंट, सेंस ऑफ आइडियोलॉजी सर, है ना। आपके कॉमन इंटरेस्ट भी आ सकते हैं इसके अंदर से सर, ठीक है। तो इसके बाद इवेंचुअली आप एक हो जाओगे सर, समझे। तो हम लोग जब नेशन स्टेट की बात करते हैं तो नेशन इज अ कल्चरल टर्म, इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म, इट्स मोर ऑफ अ इमोशनल थिंग, इट इज मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल थिंग सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन। सो इवन व्हेन यू डू नॉट एग्जिस्ट इन अ पॉलिटिकल टर्म बट यू माइट बी एग्जिस्टिंग कल्चरली, जैसे कर्ड्स को देख लीजिए सर, है ना। तो कर्ड्स की हम लोग बात करेंगे, एक कुर्दिश लोग हैं सर, ठीक है। तो कल्चरली 3 जगह पे बटे हुए आज की तारीख में आप देखोगे स्टेट के रूप में सर, है ना। तो सम ऑफ देम आर स्टेइंग इन सीरिया एंड सम ऑफ देम आर स्टेइंग इन इराक एंड सम ऑफ देम आर स्टेइंग इन तुर्की। तो तुर्की वाले उनको आतंकवादी कहते हैं, बोले ये सब आतंकवादी है क्योंकि हमसे सीसील करने का प्लान कर रहे हैं सर, है ना। वो इराक में रह रहे, उन्होंने कुर्दिस्तान करके ऑटोनॉमिक रीजन बनाया, वो कह रहे हैं हम ग्रेटर कुर्दिस्तान बनाएंगे, तुर्की और सीरिया को भी लेके आएंगे इसके अंदर, ठीक है, वेरी ओपन। So you might be seeing that they have a common identity, but they are spread across different political identities. समझे, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी सेम है पर इनकी राजकीय आइडेंटिटी अलग अलग है सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो नेशनलिज्म के बेसिस के रूप में हमको ये पता चल रहा है कि आप नेशन के रूप में तो काफी बार एग्जिस्ट कर रहे होंगे कल्चरली, आपकी इमोशन, सबकी अटैचमेंट सब कुछ सब आ जाएगी, बट आप स्टेट के रूप में तब आओगे जब आपके बीच में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है, जब आप सोवरेन बनते हो और आपकी डिफाइंड टेरिटरी को आप प्रोटेक्ट कर पाते हो सर, गेटिंग पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आपको सर। तो व्हाट डू यू सी कि when the nation is more of a psychological term सर, ये है, ये इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल टर्म है, ये साइकोलॉजी और ये बेसिकली कल्चर और उसके बेसिस के ऊपर चलता है। जब हम लोग स्टेट देखते हैं तो स्टेट इज प्योरली पॉलिटिकल टर्म और इसकी 4 एस्पेक्ट्स होते हैं या 4 फैक्टर्स और 4 क्राइटेरिया टू बी द स्टेट, ये मकाईवाली ने भी बताया था और ये कौटिल्य भी इस तरह से अष्टांग को यही बताते हैं सर, ठीक है। वो कहते हैं कि देयर शुड बी अ टेरिटरी जो नेशन के अंदर भी हो सकती है,
देयर शुड बी दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे पब्लिक का से ज्यादा हो, इसके लिए पीपल सोवरेन होनी चाहिए, पब्लिक सोवरेनिटी। और जब पब्लिक सोवरेनिटी होगी तो देन यू विल फाइंड कि आपको कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा, आपको कोई काउंटर नहीं कर पाएगा, सर ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो यू विल फाइंड कि टेरिटरी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सोवरेनिटी, ये 3 4 5 बेसिकली जो क्राइटेरिया इसके अंदर जब मैचअप होंगे सर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप स्टेट के रूप में एग्जिस्ट कर दोगे सर, है ना। फिर पब्लिक सोवरेनिटी के अंदर आपकी पॉपुलेशन हो गई, ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, मैंने आपको बताया कि ये जो पीपल है ये सोवरेन है सर, ठीक है ना। तो इवेंचुअली यू विल सी ये 4 क्राइटेरिया आपके मैच हो गए सर, है ना। ये 4 क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर स्टेट फॉर्मेशन होगा। तो नेशन और स्टेट ये दोनों के दोनों इकट्ठे होते हैं तो उससे से नेशन स्टेट बनता है। स्टेट फॉर्मेशन के पीछे की सबसे बड़ी फंडामेंटल आइडियोलॉजी जो निकल के आई उसी को ही नेशनलिज्म कहते हैं सर, है ना। कि पब्लिक कहती है कि भाई हम कल्चरली एक है, हमारी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है, तो व्हाई नॉट टू बी पॉलिटिकली यूनाइटेड, व्हाई नॉट टू बी पॉलिटिकली सोवरेन, व्हाई नॉट टू क्रिएट अवर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई शुड वी गेट रूल्ड बाय सम फॉरेनर्स। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल फाइंड कि आज की आधुनिक राष्ट्र राज्य सिस्टम जो है उसकी शुरुआत के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, द मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट सर। और शुरुआत आपकी अमेरिका की क्रांति से होगी, क्योंकि अमेरिका भी वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज जो नेशन स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ, उसमें नेशन की भी फीलिंग आ गई थी और स्टेट की भी फीलिंग आ गई थी। ब्रिटेन के अंदर स्टेट पहले से एग्जिस्ट कर रहा था बट नेशन नहीं कर रहा था, नेशन की फीलिंग आने की शुरुआत होती है इन द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी। और फाइनली तो टाटिस्ट और बाटिस्ट मूवमेंट के कारण इनके अंदर जो पॉलिटिकल वैल्यूज डेवलप हुए उसके कारण इनकी कल्चरल फीलिंग भी फिर इकट्ठी हो जाती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ब्रिटेन आल्सो ट्रांसफॉर्म, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज आप देखोगे तो नेशनलिज्म का ओरिजिन तो इतिहास का तो वहां तक कहता है कि मोसेस या मूसा हुआ करते थे, अगर आपने नाम सुना होगा, प्रॉफिट के रूप में कंसीडर किए गए हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो मूसा ने प्रॉमिस किया था अपने फॉलोअर्स को, ये मोसेस ने प्रॉमिस किया था अपने फॉलोअर्स को सर, ठीक है, कि वी विल क्रिएट अ लैंड ऑफ इजराइल सर, है ना। हम सब इजराइल के संतान हैं, इजराइल को बेसिकली एक है ना, क्या कहते हैं, गॉडली इमेज के रूप में कंसिडर किया गया, वी आर द सन ऑफ इजराइल and we'll have a common identity of ourselves, we'll have a common geography ourselves, we will have a promised land for ourselves, है ना। इसके बेसिस के ऊपर जूस स्टेट का निर्माण किया गया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ऐसा नहीं था कि नेशन स्टेट है, ये नेशनलिज्म का की जो विचारधारा है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स आपको यहाँ से देखेंगे। आधुनिक राष्ट्रवाद जिसे हम लोग देखेंगे ना, ये आधुनिक राष्ट्रवाद हमको पता चलता है कि शुरू होता है अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, और उसके बाद और भी फैक्टर्स आपको यहाँ से दिखेंगे सर, ठीक है। तो पहली बार आपको समझ में आई, यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि ये कैसे डेवलप होता है और इसके डेवलपमेंट के पीछे कौन से फैक्टर्स हमको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू सर, है ना, विल स्टार्ट विथ द मॉडर्न डे नेशनलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सी कि मॉडर्न डे नेशनलिज्म के पीछे फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है सर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इटालियन यूनिफिकेशन कैसे हुआ और इटालियन यूनिफिकेशन के बाद फर्दर डेवलपमेंट इन हिस्ट्री कैसे होता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो स्टेट इज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी, नेशन इज अ कल्चरल एंटिटी सर, ठीक है। नेशन को जब आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करते हो तो स्टेट बन जाता है, जिसके कारण नेशन स्टेट की निर्माण हुई सर, ठीक है। अब इसमें कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, पहले तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए, जिसके कारण ये नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट हुई, कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट हुई सर, है ना। और इसमें फिर और भी कौन सी ताकतें निकल के आती है, मतलब व्हाट फैक्टर्स विल कम अप सर, है ना, तो उसको भी हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट की कहानी आप देखिए सर, ये भी बहुत डायनामिक प्रोसेस है, ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट जिसे हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं सर, ठीक है। सबसे पहले इंग्लैंड बनता है, फिर वेस्टर्न यूरोप के अंदर फ्रांस बना, अमेरिका बना सर, ठीक है। जर्मनी और इटली के अंदर रिवॉल्यूशन हुए सर, ठीक है, वो भी बन जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप के अंदर बड़े बड़े साम्राज्य टूट जाएंगे, रशिया टूट जाएगा, ऑटोमन एम्पायर टूट जाएगा सर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते यही नेशन स्टेट्स ने एक्चुअली युद्ध करवाया था। वर्ल्ड वॉर वन वाज नॉट अ फाइट बिटवीन द मोनार्कियल फोर्सेस एवरीवेयर सर। यू विल फाइंड कि मोनार्की गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बिकॉज ट्रांजिशंस हो रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, बदलाव आ रहे थे सर। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज के अंदर आने वाली जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री बॉडीज है, उनके अंदर चर्चा हो रही है कि हमको युद्ध करना चाहिए। So you'll find France, you'll find Germany, you'll find Belgium, है ना, ऑल द पार्टीज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इनकी पार्टीज के दौरान हमको ये भी समझ में आ रहा था कि व्हेन दे फाइटिंग, इनकी पब्लिक निर्णय ले रही थी कि वी शुड फाइट एंड वी शुड फाइट इट आउट, मतलब पार्लियामेंट निर्णय ले रही थी सर, ठीक है। तो बहुत ही डायनामिक टॉपिक है आज की तारीख में। नेशन स्टेट्स जो नेशनलिज्म के रूप में बने हैं, आज 190 प्लस कंट्रीज हमको दुनिया में दिखते हैं। भविष्य में हो सके तो 200-250 कंट्रीज भी हो जाएंगे, किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि लोग राह देखे ही बैठे कि हमको भी बनाना है हमारा कंट्री, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी अलग है, हमारी वैल्यू सिस्टम अलग है सर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक आइडियोलॉजी पढ़ाऊंगा प्रतीकिज्म सर, है ना, और आपकी वैल्यूज बदल जाएंगी प्रतीकिज्म के नाम के ऊपर से सर, ठीक है। सो देन यू विल कम टू मी, है ना, कि सर लेट अस फॉर्म अ कंट्री सर, है ना। तो फिर मैं कहूंगा कि चलो अपन भारत में तो रह नहीं सकते हो, तो सीडिशन लग जाएगा, ये वो सब, ठीक है। तो विल गो टू सम अदर प्लेस, ओके। सो हमने एक टापू खरीदा सर अफ्रीका के पास, और फिर वहाँ हमारी कल्चरल आइडेंटिटी तो ऑलरेडी हो गई, क्योंकि हमारी वैल्यू एक हो गई है सर, ठीक है ना। आइडियोलॉजी के रूप में हम लोग एक हो गए, प्रतीकिज्म
समझे। तो हमने प्रतिकिस्तान करके कंट्री बनवाया सर, है ना, तो स्टेट बनवा दिया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको नाम पूछता सोवरेन रखा, ऑन पेपर आपको सोवरेनिटी दी क्योंकि डेमोक्रेटिक दिखाना पड़ेगा सर, ठीक है, बट मैं ऑटोक्रेटिक शासन चला रहा हूँ सर, है ना, इलेक्शन सब कुछ है दिखाने के लिए करूंगा सिंगल पार्टी सिस्टम के रूप में, और कहूंगा कि देखो स्टिल डेमोक्रेटिक है, और स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, इतना ईजी होता है ना सर, ठीक है। तो भविष्य में बेसिकली ऐसे बहुत सारे स्टेट्स बन सकते हैं, अभी नहीं बने हैं, बट इन फ्यूचर देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सर, ठीक है, विच फैक्टर्स आर, देखो योर कल्चर इज डिफाइंड बाय योर वैल्यूज सर, ठीक है, योर वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कल्चर। अगर आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी वैल्यूज ही आपके कल्चर को डिफाइन करेंगे, और वही कल्चर जब उभर के आएगा आपकी वैल्यूज को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, in the form of music, in the form of dance, in the form of architecture, in the form of sculpture, in the form of theater, in the form of literature as well sir, ठीक है। अगर आपके वैल्यूज कंजर्वेटिव होंगे तो आपका कल्चर भी कंजर्वेटिव होगा। आपके और आपके वैल्यूज के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके वैल्यूज आपके बिलीफ से आते हैं। आप कभी साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता है आपके जितने भी मूल्य है, ये मूल्य आपको रातों रात आपके बिलीफ से आया है, या किसी ने अफेक्ट किया है कॉग्निटिव सेंस के थ्रू, साइकोलॉजी में सर, है ना, आपको धक्का मार दिया है इनडायरेक्टली डायरेक्टली सर, ठीक। सिगरेट पीने वाले लोग गंदे होते हैं सर, ये आपको बिलीफ किसी ने दिया है, घर में दे दिया है, सिगरेट पीने वाले से दूर रहना। अब होगा क्या कि आपकी बिलीफ ऐसे क्रिएट हुई है बिकॉज कॉग्निशन में आपके अंदर डाला गया, इमोशंस के थ्रू, कॉग्निशन के थ्रू, किसी में भी डाल दिया गया है, ठीक है। तो आपकी जो पूरी पूरी संस्कृति बनेगी घर के अंदर, क्योंकि आपकी वैल्यूज ऐसे हो गए, अब आप आपकी बिलीफ सिस्टम ऐसे मान गई, तो यू विल ऑलवेज हेट द सिगरेट स्मोकिंग पीपल। आपका कल्चर ही घर में ऐसा बन जाएगा, बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाए सिगरेट वाले से दूर रहना, सिगरेट वाले से दूर रहना, सिगरेट वाले, वो है ना, और कोई पी रहा होगा तो उसकी छाप ऐसे खराब कर दी जाएगी, कैरेक्टर असेसमेंट कर दिया जाएगा, मतलब जैसे उसने तो मतलब क्या कहा, तैमूर जैसा कांड कर दिया हो सब जीवन में, समझे नहीं समझे, मतलब तैमूर ने आके आक्रमण किया था, लूटपाट कर दी थी, सिगरेट पीता है, अरे भाई सिगरेट ही पीता है, कहाँ जान ले रहा हो उसकी सर, ठीक, मर जाएगा कैंसर से, उससे ज्यादा क्या जाओगे सर, ठीक है। उसका प्रॉब्लम है ना, प्रदूषण कर रहा है, ठीक है, उससे दूर रहो 10 फीट, धुआं आपके घर तक ना पहुंचे, उसका ध्यान रखो सर, ठीक है। बट ये वैल्यू सिस्टम है सर, वैल्यूज आर वेरी इंट्रिंसिक सर, है ना, वैल्यूज बदलना बहुत भारी होता है सर, अच्छे अच्छे समाज फूट जाता है इसके अंदर, वो वैल्यूज नहीं बदलेंगी अपने, बोले नहीं हम मर जाएंगे पर विल नॉट चेंज अवर वैल्यूज। तो वैल्यूज से बिलीफ आता है, बिलीफ से रिलीजन है, कल्चर है, आइडेंटिटी, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट। आपके मूल्य ही आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपकी रक्षा, हर एक चीजों के ऊपर, भाषा, सब चीजों के ऊपर डिफाइन करता है। वैल्यूज लिबरल होंगे तो आप भटकते रहोगे थाली के बैंगन की तरह से, ठीक है। खैर, तो डिफाइन की मतलब बहुत ही लंबी बात है, मतलब वैल्यूज को एथिक्स में चले जाएंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा सर, ठीक है ना, बट वो इंटरेस्टिंग है, समझने के लिए बहुत जरूरी है सर। आप लोग क्या करते हो कि एक जीएस का पेपर दे दिया अपने मूल्यों को देखने के लिए, और आप कहते हो सिविल सर्वेंट की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए, और सिविल सर्वेंट 25 साल पहले क्या कर रहा था उसकी वैल्यूज देखी आपने। एन आइडियल सिविल सर्वेंट शुड कैरी सो एंड सो वैल्यू सिस्टम, बट द प्रॉब्लम इज वो 25, 27, 28 साल के पहले क्या कर रहा था जब वो सर्विसेज में नहीं आया था, तब उसकी वैल्यूज कैसी थी। अब एक पेपर से उसकी वैल्यूज कैसे जज कर पाओगे और चेक कर पाओगे सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर। प्रॉब्लम लाइज ओवर देयर सर, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल मैपिंग, उसका हिस्टोरिकल, अब उतना करने जाएंगे तो 2 साल या 10 साल में भी रिक्रूटमेंट खत्म ना हो, तो देखो तो सही इसका थोड़ा भूसकाल उठा के कैसा क्या कांड किया है इसने सर, ठीक है। खैर, तो बायसेस तो रहेंगे ना सर, वो चीज आपको इनडायरेक्टली दिखेगी उसके कैरेक्टर में, चिंता मत करिए। आदमी के मूल्य बाहर आ जाते हैं, वो कितना कंजर्वेटिव है, एट सम पॉइंट और अदर पॉइंट ही विल, हिज एक्शंस विल स्पीक। अगर वो नहीं बोलेगा तो उसका कोई कांड ऐसा हट जाएगा, बोले देखो ये फंसा, समझे नहीं समझे, गेटिंग ऊपर। तो लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। तो वैल्यू से नेशन पूरा नेशन, हमारा फीलिंग ही यार वैल्यू सिस्टम के ऊपर है। हमारी एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी है, वो हमारी वैल्यू सिस्टम ने बनाई है, ठीक है। खैर, तो होता ही है कि नेशन स्टेट्स कैसे बने सर, इतने सारे नेशन और स्टेट्स के बीच में अंतर समझ में आ गया। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही समझ में नहीं आता सर, इसके लिए आधा घंटा थोड़ी डिस्कशन करनी पड़ती है सर, ठीक है। सो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये क्यों होता है, उसके पीछे के कारण क्या थे सर। तो यू विल फाइंड कि देयर आर 2 थिंग्स बिहाइंड दैट सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेशन स्टेट्स के फॉर्मेशन के पीछे आपको पता चलेगा कि एक तो आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म, और ये जो नेशनलिज्म है बेसिकली ये आपको इकट्ठा करती है, अगर आपको यूनिफाई करती है, या एट टाइम्स आपके कारण आपने देखा होगा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर भी होंगे सर, इसी के पार्ट के रूप में सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो सिलेबस है वो इसी के ऊपर से डिफाइंड है, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन, वहां से नेशनलिज्म, वहां से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन इटली एंड अदर स्टेट्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर, उसमें ईस्टर्न पोर्शन और ये सब डाल दिया इसने सिलेबस के अंदर, आपने देखा होगा सर, ठीक है। ईस्टर्न पोर्शन वो है कि ऑटोमन का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर। बड़े साम्राज्य टूट गए, बड़े साम्राज्य टूटेंगे तो क्या होगा, नए नेशन स्टेट्स बनेंगे। When big empires break up, eventually you will find कि small countries will form, है ना, based on the cultural identity and political identity.
संस्कृति और राजकीय परिस्थिति की बेसिस के ऊपर राज्यों का निर्माण होगा सर, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि ये आया कहाँ से सर, नेशनलिज्म कैसे हुआ, हाउ दे वर यूनाइटेड सर, ठीक है। तो आप याद करिए मिडिवल यूरोप को सर, बिफोर रेनेसॉ you will find कि how the Europe used to function. We'll find in the pre-Renaissance period, Europe used to function on a common identity. Common cultural identity क्या थी यूरोप की सर? कैथोलिसिज्म, याद आया कि नहीं यार? इनकी कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी में कॉमन लैंग्वेज क्या थी, लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज सर। यूरोप के अंदर एक टाइम के ऊपर यही दो भाषा चलती थी। इनके अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, होली रोमन एम्पायर, समझ में आया? एक टाइम के ऊपर पहले इटली वाले रीजन से चल रहा है, फिर ऑस्ट्रिया से चल रहा है। ये जो होली रोमन एम्पायर है इस टाइम पे ऑस्ट्रिया चला रहा था सब कुछ, ठीक है। तो सादी भाषा में हमको ये पता चल रहा है कि पूरा यूरोप यूनिफाइड था। यूनिफाइड का मतलब क्या है, ये सब कुछ था। मोनार्की एग्जिस्ट किया करती थी, पर मोनार्की वाज आल्सो सबड्यूड बाय द कैथोलिक फोर्सेस। ऐसा नहीं था कि मोनार्की इंडिपेंडेंट थी जो नेशन स्टेट के निर्माण के ऊपर काम कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो बाइजेंटाइन एम्पायर है और बाकी सारे एम्पायर्स है, तो ये सब चल रहे हैं सर, है ना, बट दे वर स्टिल अंडर द कंट्रोल सर। अब होगा क्या रेनेसॉ के कारण हमने देखा कि लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया। दिस लेड टू द इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। ये इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, हमने आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी रेनेसॉ के बारे में। तो रेनेसॉ क्रिएटेड द बेसिस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल स्ट्रगल। और लोग फिर डिमांड करने की शुरुआत करते हैं कि हमको हमारी भाषा के अंदर चीजें चाहिए। अब रेनेसॉ ने क्या किया सर, ठीक है। So when the intellectual revolution in the form of Renaissance took place, when the scientific thinking came up, and when the cultural changes took place, तो सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज का मोनोपोली टूट गया। और हमने देखा था कि जर्मन भाषा का उदय हो रहा है। जर्मन भाषा के अंदर बाइबल को पब्लिश किया जा रहा है। जर्मन नहीं, बाकी सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस का भी ग्रोथ इसी पीरियड के अंदर आपको दिख जाएगा। और ये जितने भी अदर यूरोपियन लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल टस्कन बोलने वाले लोग हैं, इटालियन लैंग्वेज की तरफ चले गए, फ्रेंच बोलने वाले लोगों की पॉपुलैरिटी बढ़ती है सर, ठीक है ना। फ्लेमिश बोलने वाले लोग हैं, डच बोलने वाले लोग हैं, सबने अपनी अपनी भाषा बोली सर। पहले क्या था कि सोसाइटी एक ही थी, और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय हो गया। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने कहा कि आप अपनी भाषा का उपयोग करके भी भगवान से कनेक्ट कर पाते हो। भक्ति मूवमेंट है ना, तो ये यूरोप का भक्ति मूवमेंट था कि यू कैन कनेक्ट टू गॉड विद योर ओन लैंग्वेज। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू शुड लर्न लैटिन आती नहीं थी किसी को, पादरी सिखाते नहीं थे। द प्रीस्टली क्लास इन यूरोप नेवर यूज्ड टू अलाउ द लैटिन लैंग्वेज टू बी टॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। मोनोपोली टूट जाएगी उनकी सर, ठीक है। तो नए समाज बन गए, न्यू सोसाइटीज वर क्रिएटेड। और ये जो नए समाज थे, ये भाषा के आधार के ऊपर बन के आ रहे हैं सर, गेटिंग ओवर। So when these new societies were created, you will find कि intellectually अब इनके अंदर अब कल्चरल डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी कि नहीं होगी सर। तो ब्रिटेन के अंदर रेनेसॉ, ब्रिटेन मतलब पूरे यूरोप के अंदर रेनेसॉ के बाद के जो बदलाव है उसमें कल्चरल डेवलपमेंट हुए। जीसस को नए तरह से इंटरप्रेट किया गया, रिलीजन को नए तरह से इंटरप्रेट किया गया। ये जो नए सोसाइटी के लोग थे, ये सबके सब इकट्ठे आ रहे हैं। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ चर्च, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ द होली रोमन एम्पायर। दे सेड कि भाई वी कैन लिव आवर ओन सोशल वे, व्हाई द चर्च इज इंटरफियरिंग। क्योंकि चर्च वे ऑफ लाइफ में इंटरफियर करता था ना पहले। तो मैंने आपको बताया था कि भाई नेशन स्टेट्स के अंदर जब हम लोग नेशनलिज्म की बात करेंगे तो हमको ये कंटिन्यूसली चीजें देखेगी। ये सोसाइटीज के कारण हमको ये पता चलता है कि जो कल्चरल यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप था, कल्चरल यूनिफिकेशन कि हम क्रिस्ती है और क्रिस्ती के रूप में हम लोग सब साथ में रह सकते हैं, तो वो टूट गया। कहा कि हम क्रिश्चियन हैं, बट दैट डजंट मीन कि वी डू नॉट हैव आवर ओन लिबरल कल्चर एज वेल, ठीक। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो रेसेस थी, जो एथनिसिटी थी, वो सब ज्यादा पॉपुलर हुई। द आइडिया ऑफ रेस एंड एथनिसिटी गॉट पॉपुलर सर। द आइडिया ऑफ लैंग्वेज गॉट पॉपुलर सर। लोग अपनी भाषा को पॉपुलर कर रहे हैं सर। इसी के बेसिस के ऊपर आपका कल्चर बनता है, तो सबने अपने अपना इंटरप्रिटेशन निकालना शुरू किया सर। तो इससे क्या हो रहा था कि इंटेलेक्चुअल और कल्चरल फैक्टर्स इकट्ठे हो गए। बौद्धिक क्रांति धीरे धीरे क्या कर रही है सर, आपको पुश कर रही है, आपको बेसिकली कह रही है कि यू कैन सर्वाइव एज अ सोसाइटी, यू कैन सस्टेन एज अ सोसाइटी एज वेल सर, ठीक है। और इसके कारण यू सी कि बेस इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म सर। क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी बनेगी तो ही नेशनलिज्म फीलिंग आएगी। कल्चरल आइडेंटिटी पोस्ट रेनेसॉ पीरियड से बनना शुरू हुआ। फिर उसके अंदर वहां से ही राजा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। हमने पढ़ा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा था, पीपल एंड राजा के बीच में संवाद हो रहा है, एंड पीपल आर बेसिकली चूजिंग अ किंग अमंग देमसेल्व्स, है ना। थॉमस हॉब्स ने लेवाइथन में क्या कहा था कि स्टेट को होना चाहिए, लॉक भी कह रहा है स्टेट तो होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, है ना। दोनों ने अपनी अपनी परिभाषा दी थी, और ऐसा तो कहा नहीं था। तो स्टेटहुड बेसिकली अब निकल के आ रहा है, और इसमें स्टेटहुड का जो फॉर्मेशन हो रहा है कल्चर के ऊपर से हो रहा है। तो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने अपना कल्चर बनाया है ना, ब्रिटेन ने, केरिंग अपॉन, है ना, दे हैड देयर ओन कल्चर, है ना। डच वालों ने अपना बनाया, जर्मन्स ने बनाया, सर्ब्स ने बनाया, सर्बिया बनता है सर, है ना। स्लाव जाति के लोग थे सबके सब। तो चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ये सब तो बाद में बनेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी कैसे आई सर, जो एथनिसिटी के बेस के ऊपर आपकी यहाँ पे आ रही है, रेस के ऊपर से आ रही है, कल्चर के ऊपर से आ रही है ना, लैंग्वेज के ऊपर से आ रही है। और इनकी इसके कारण वैल्यू बदल गए पूरे। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुआ तो वैल्यू बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। भारत 1828 के अंदर सदी को एक्सेप्ट करता था, 1820 के दशक में, क्योंकि हमारी वैल्यू सिस्टम ऐसी हुआ करती थी, हमारी बिलीफ सिस्टम ऐसी हुआ करती थी।
हमारी मान्यता ऐसी थी, इसके लिए हमारे मूल्य वैसे थे। हमारी मान्यता ऐसी थी कि सती अच्छा है, इसके लिए हम लोग मूल्य के रूप में सती को स्वीकारते थे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा देते थे। आज हमारी मान्यता बदल गई है तो हमारे मूल्य भी बदल गए। ब्रिटेन में बिलीफ सिस्टम बदलती है रेनेसां के कारण, क्योंकि चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया गया, फॉलोड बाय इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन कॉल्ड एज एनलाइटनमेंट एज वेल। एंड देन यू विल फाइंड कि हाउ द चेंज इज टेकिंग प्लेस इन यूरोपियन सोसाइटी। यूरोप की समाज के अंदर बदलाव आने की शुरुआत हो गई सर। तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ में आ कि व्हाट इज हैपनिंग। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के रूप में हमको चीजें बहुत ही क्लियर कट देखने को मिल रही है कि जो चीजें निकल के आ रही थी सर, है ना, तो यूरोप में इंटेलेक्चुअल, लैंग्विस्टिक और कल्चरल डेवलपमेंट हो गया जो पहले नहीं था। और ये कल्चरल डेवलपमेंट एक फैक्टर के रूप में बन के आया जिसने यूरोपियन सोसाइटी को बाउंड किया सर, ना, जिसने कहा कि नहीं, हम भी एक नेशन स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं सर, ठीक है, वेरी ओपन। ये कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, एक शेयर्ड पास्ट निकल के आया सर। और ये जो कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, शेयर्ड पास्ट, आपका जो इतिहास रहा है कि भाई हम प्राचीन में एक हुआ करते थे, इन सबको फिर एक्सप्रेस किया गया इन द फॉर्म ऑफ कल्चर। अब कैसे हुआ? तो किसी ने पेंटिंग बनवा दिया, मदर जर्मनी का पेंटिंग बना दिया, तो जर्मन ये मदर ब्रिटानिका, ब्रिटेन की अगर आप देखोगे देवता, है ना, हमारे यहाँ मदर इंडिया आए कि नहीं है सर। रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग बनाया था मदर इंडिया का, आप देखोगे तो सर, ठीक है। कहानी लिखी जाती है, कविता लिखी जाती है, म्यूजिक, पोएट्री सर, ड्रामा, थिएटर। और यूरोप में मैंने आपको एक दिन बताया था, बेसिकली हमको पता चलता है कि एक मूवमेंट चलता है जिसका नाम है रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म अगर आपको याद होगा, खैर भारत में भी अभी चला 14 फेब के आजू बाजू में, ब्लडी वैलेंटाइन, समझे नहीं समझे? हाँ, ब्लडी वैलेंटाइन ही है ना, कि पुलवामा हुआ तो भी लोग याद करते हैं सर, ठीक है। खैर कमर्शियल मार्केट हो गया सर, खैर तो है ना, बिस्मिल होते तो क्या होता सर, है ना। चलिए, तो रोमांटिज्म की कहानी देखिए। रोमांटिज्म के अंतर्गत एक ऐसे ऑथर्स निकल के आते हैं, वो ऐसी रोमांटिक बातें करेंगे। रोमांटिसिज्म ये बताता है लोगों को कि भाई हमारा एक कल्चरल कलेक्टिव पास्ट था, तो हम लोग क्यों इकट्ठे नहीं रह सकते सर। हमारी ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी ऑफ लोग है, हम इतने सालों से रह रहे हैं, तो व्हाई नॉट बी। तो कविताओं के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू कहानी लिखते थे ना सर। रोमांटिक लोग थे, वो एनलाइटनमेंट का बैशिंग भी करते थे, वो कहते थे ये बहुत टू मच साइंटिफिक हो गया। ये रोमांटिक लोग थे, ये ख्यालों वाले लोग थे, तो कविता के थ्रू लिखते थे ना, हिंदी हम है वतन हिंदुस्तान हमारा सर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है सर, है ना। तरानाए हिंद लिखा ना ये कविराज ने, और फिर यही कविराज ने लिखा, है ना, चीन और अरब हमारा, मुस्लिम है हम, ये जहां हमारा सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, है ना। तरानाए मिल्लत, समझे कि नहीं समझे? अलामा इकबाल, समझे। रोमांटिसिज्म था भारत का सर, दैट वाज एक्चुअली रोमांटिसिज्म सर, समझे। तो अलामा इकबाल, मोहम्मद अलामा इकबाल सर, ठीक है। तो पहले तराना हिंद लिखते हैं, तो तराना हिंद में लिखते हैं हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके, ये गुलिस्तान हमारा सर, ठीक है। और लिखे ये भाई यही राष्ट्रवाद है, रोमांटिसिज्म सर, ठीक है। फिर आगे की एक और कविता लिखी, बोले चीन और अरब हमारा, मुसलमान है हम, ये जहां हमारा सर, ठीक है। चीन अरब पूरी दुनिया हमारी, बिकॉज वी आर मुस्लिम सर, ठीक है, गेटिंग। तराना मिल्लत, मिल्लत मतलब जो फ्रेटर्निटी है, मुस्लिम उम्मा है, उसके लिए लिख दिया सर। बाद में पाकिस्तान की कल्पना हो गई, ठीक है, गेटिंग ओपन। तो देन यू विल फाइंड कि मूल कहने की बात है रोमांटिसिज्म है सर। इकबाल के ऊपर बाद में बात करेंगे सर। इकबाल को देश निकाल कर दिया गया था। जो व्यक्ति ने पाकिस्तान की कल्पना दी थी ना, ही डिड नॉट स्टेड इन पाकिस्तान। आप देख लीजिएगा कभी उसका इतिहास उठा के सर, ना, क्योंकि रोमांटिक लोगों की पड़ती नहीं है सर ऑटोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू। कविराज होते हैं, वो कल्पना कर दिया, उसके बेसिस के ऊपर बन तो गया, बट फिर आपकी विचारधारा कभी मैच नहीं होगी सर, ठीक है। नाम ही रोमांटिसिज्म सर इसके लिए सर। तो यूरोप में भी इसी प्रकार के अलामा इकबाल उभर के आए थे सर उस पीरियड में। ये एक से एक चीजें इनफैक्ट है नेशनल आइडेंटिटी के साथ जोड़ रहे हैं। ये एक से एक ग्रुपिंग निकल के आए हैं सर, ठीक है। जो इनफैक्ट उस पीरियड के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ एक आइडियोलॉजी के रूप में इनको पुश किए जा रहे हैं सर, ठीक है, गेटिंग ओपन। तो होता ये है कि वी विल सी द आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म गॉट वेरी पॉपुलर। रोमांटिसिज्म क्या है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देन यू नीड टू गो टू एनलाइटनमेंट क्लास। एनलाइटनमेंट की क्रिटिसिज्म और उसके डिक्लाइन में रोमांटिसिज्म पढ़ा दिया आधा घंटा सर, ठीक है ना। देख लीजिएगा, उसमें यही कहानी आ रही है आपको। कविताओं के थ्रू वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और साइंटिफिक थिंकिंग को बैश करते हुए इवेंचुअली ये लोग है ना नई फीलिंग को बनाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है, गेटिंग ओपन। तो पहली चीज तो हमको ये समझ में आ रही है सर कि इसके पीछे बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स थे। ये कल्चरल फैक्टर्स के कारण अब नेशनहुड के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे सर, ठीक है, कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर, फ्रेंड्स के अंदर, ठीक है, गेटिंग ओपन। अब बात आगे चलती है कि क्या इसमें कल्चरल फैक्टर के थ्रू आप नेशन के रूप में तो आए, पर इसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी होंगे ना सर सारी, क्योंकि संस्कृति के आधार के ऊपर आप राजकीय रूप से कभी इकट्ठे नहीं हो पाओगे सर, ठीक। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशन जितना नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में मदद नहीं करेगा, उससे ज्यादा मदद फ्रेंच रिवॉल्यूशन करेगा सर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज नॉट एन इवेंट, इट वाज अ लिविंग लेजेंड, इट इज स्टिल अ लिविंग लेजेंड सर। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो चालू रहता है। 1789, 1799 नेपोलियन, 1815 वियना, 1830
जुलाई रिवॉल्यूशन एंड 1848 फरवरी रिवॉल्यूशन सर, है ना। आखिर में 1871 में यूनिफिकेशन हुआ सर, है ना। ये फ्रांस खत्म हो जाता है, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ सर, ठीक है। आप समझिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशनलिज्म को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। ये क्यों स्ट्रॉन्ग किया, उसके पीछे का कारण है सर, ठीक है। गेटिंग ओपन विल फाइंड कि सबसे पहले फ्रांस के लोगों ने अपने आप को प्रोक्लेम किया कि वी द पीपल ऑफ फ्रांस, है ना, कि हैविंग सोलेमनली अफर्म टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटी, है ना। वैसे जैसे हमने संविधान लिखा है, वैसे यहाँ पे भी लिखा है ना, वी द पीपल के रूप में। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में आप देखने की कोशिश करिए, वही बात लिखी गई है सर। तो उन्होंने अपने यहाँ पे एक नेशनल प्राइड को डेवलप किया और कहा कि वी आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अ किंग सर, वी आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ किंग सर। Declaration of the Rights of Man and Citizen, 26 August 1789 declaration is one such document that talks about कि we are citizens। आप देखिए नाम ही है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन कैन बी एनी गॉड डैम मैन लिविंग इन XYZ एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है। इसके लिए हमने आपकी इसके पॉजिटिव्स भी बताए थे, इसके नेगेटिव्स भी बताए। इसमें कुछ कुछ लोगों को बकात कर दिया गया, बट बाकी सारे ये यूनिवर्सल है सर, कि नागरिकों के लिए भी, नागरिक मतलब फ्रांस का नागरिक, और ये सामान्य जनता के लिए भी है। पहले जब राजाशाही चलती थी तो राजाशाही में नागरित्व नहीं होता था, राजाशाही के अंदर होता था विषय। हु आर यू, बोले आई एम सब्जेक्ट फॉर द किंग। सब्जेक्ट नहीं समझे, मैं सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, बस मैं तो एक नंबर हूँ राजा के लिए। अब क्या, बोले अभी भी मैं नंबर हूँ, पर मेरा नंबर काउंट होता है हर 5 साल में एक बार। बोले क्यों, बोले इलेक्शन आते हैं तो मेरा नंबरिंग काउंट को वैल्यू बढ़ जाता है सर, ठीक है। बाकी बाकी तो मैं नंबर हूँ। कभी कहीं हादसा हो गया, भूकंप आ गया, कहीं कोई फायरिंग हो गई, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, तो न्यूज में मैं नंबर के रूप में आऊंगा कि 50 मर गए, 500 मर गए, 5000 मर गए, उसमें एक आंकड़ा मेरा भी होगा। खैर, तो यू विल फाइंड कि फर्क उतना ही है कि खाली आपको एक्सरसाइज करने का नंबरिंग का मिल जाता है अथॉरिटी। बाकी तो इवन इन डेमोक्रेसी एज वेल वी आर आल्सो नंबर ओनली, जो पहले भी हुआ करते थे। और हमारे नंबर की वैल्यू तब होती है जब 5 साल में एक आध बार आपको अपने नंबर को एक्सरसाइज करने का राइट मिलता है। बोले 5000 नंबर मेरा है, वो जो आंकड़ा आएगा भविष्य में कहीं कहीं पे, है ना, कुछ हो जाएगा हादसा, समझे कि नहीं समझे। खैर, तो ये सिटीजन के लिए टारगेट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सिटीजन्स की आइडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। गेटिंग ओपन, और होता क्या है कि ये मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म प्रूव होती है जब राजा की सेना और प्रजा की सेना के तरफ से आक्रमण हुआ। तो वी हैड डिस्कस इन 1792 जब फ्रांस के ऊपर फर्स्ट कोalition ने अटैक किया था, शेप्स नाम का कोalition था। तो उस टाइम पे मोनार्की वर्सेस पीपल की संघर्ष हो रही थी सर, ठीक है। एंड हमको ये पता चलता है कि इस पीरियड के दौरान यू विल रियलाइज कि यहाँ प्रजा की सेना जीत जाती है सर, ठीक है। जीती कि नहीं जीती सर, और उसके बाद क्या हुआ सर, है ना, हमको ये पता चल रहा है कि इसके कारण फ्रेंच आइडेंटिटी, फ्रेंच सिटीजनशिप, फ्रेंच का जो नेशन का जो आइडिया है, स्टेट का जो आइडिया है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ। फ्रांस ने प्रूव करके बताया कि नेशनलिज्म के बेसिस के ऊपर आप नेशन के रूप में भी एग्जिस्ट करते हो, स्टेट का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। क्योंकि फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, अपना संविधान लिखा, अपने यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिएट किया कि नहीं किया। फ्रांस ने सब कुछ ये किया। 1792 तक आते आते तो, है ना, जैकोबिन्स और ये सब कर रहे, नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये रिफॉर्म ना फलाना रिफॉर्म। गेटिंग अपॉन, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल पे इन नेशनलिज्म। क्या हम ये मान सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया है सर? गेटिंग अपॉन, सहमति है सबको सर, है? तो होता क्या है कि नेशनल प्राइड एंड यूनिटी जगा दी सर, इन्होंने नेशनल आइडेंटिटी को जगा दिया। और ये जो नेशनल आइडेंटिटी है, इसके कारण एक प्राइड डेवलप होती है। देखो, हम फ्रांस के लोग, हमने राजा के सामने लड़ाई की, हमने हमारी खुद की आइडेंटिटी, हमारा खुद का देश बनाया। बोले आप क्यों नहीं बनाते? गेटिंग अपॉन, तो यूरोप के लोगों ने कहा कि हम नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे ऊपर का राजा है नालायक है। तो फ्रांस के लोग कहते चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारा राजा नालायक है ना, हम हमारे यहाँ से एक एम्बेसडर को भेजते हैं, ही इज एम्बेसडर ऑफ पीस, वो आपके यहाँ शांति लाएगा। बोले कैसे? तो नाम है नेपोलियन, आपकी राजा की पिटाई करेगा, आपको इकट्ठा करेगा, आपके ऊपर शासन करेगा, आप उससे नाराज होगे तो ऑटोमेटिकली आप इकट्ठे हो जाओगे, ठीक है। समझ नहीं, गेटिंग अपॉन। सो व्हाट इज हैपनिंग, फ्रांस प्रूव्ड द आइडिया ऑफ हाउ द पॉपुलर सोवरेनिटी कैन बी वर्कड आउट सर। समझ आप लोग, ठीक है। फ्रांस ने ये बताया कि हाउ द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी कैन बी वर्कड आउट, है ना। नेपोलियन वाज एन एम्बेसडर ऑफ पीस, नेपोलियन कहता है ना, एम्परर ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, रिपब्लिकन का आइडिया पॉपुलर करने जा रहा हूं। फ्रांस ने पूरी दुनिया के अंदर रिपब्लिकनिज्म का झंडा लहराया, रिपब्लिकनिज्म का झंडा फहराया सर, ठीक है। और ये जो रिपब्लिकनिज्म का झंडा फैलाया जाता है ना फ्रांस के द्वारा सर, ठीक है, वी विल फाइंड कि इसी के बेसिस के ऊपर से, बेस्ड ऑन दिस आइडिया ओनली सर, वी विल फाइंड कि फ्रांस के अंदर नेपोलियन जैसा राजा आया। और नेपोलियन से फ्रांस के राजा तो बहुत खुश थे। नेपोलियन ने यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट किया कि नहीं किया? अब जब नेपोलियन यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट कर रहा है तो उसने लोकल मोनार्की को टॉपल कर दिया, फॉरेन रूलर्स को टॉपल कर दिया सर।
और वहां पे फ्रेंच ओवरलॉर्डशिप को एस्टेब्लिश किया। फ्रेंच ओवरलॉर्डशिप का मतलब ये है कि फ्रांस के खुद के ही भांजे भतीजों को कहीं पे बिठाया। जोसेफ को बिठाता है और मरद को बिठाता है। मरद मरद पता है आपको सर? मरद यूज्ड टू बी द फ्रेंच कमांडर ऑफ द वी कैन से नेपोलियनिक आर्मी एंड ही वाज अ स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन भी था। उसको फिर इटली में किसी ने गोली मार दी, ठीक है। उसको इटली में आके जोसेफ को नीचे स्पेन में बुलाया था ना इटली से, तो जोसेफ वाज कॉल्ड फ्रॉम इटली सर। पहले जोसेफ को बिठाया था सर। जोसेफ की जरूरत पड़ी, बोले तो स्पेन में आ जा सर, ठीक है। तो वहां स्पेन में बुलाया तो मराद को बिठाया, बोले मराद को बैठेगा। मराद फिर आया नहीं, मराद वहां पे मर जाता है सर, ठीक है। इटालियंस उतना बौखला गए, बोले देखो तुमने हमको यूनिफाई किया, अच्छी बात है। तुमने हमारे लोकल मोनार्की को टॉपल किया, वो शोषण कर रहा था, तुमने हमारे बीच में ठीक ठाक काम किया, पर तुम ये क्या कांड कर रहे हो सर? व्हाई यू आर डूइंग दिस, गेटिंग अ पॉइंट। तो होता क्या है सर, द यूरोपियन कंक्वेस्ट ऑफ द नेपोलियनिक आर्मी एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ओवरलॉर्डशिप। फ्रेंच ओवरलॉर्डशिप का मतलब है कि फ्रांस इनका राजा बन के आ गया सर, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में यू विल फाइंड कि जो स्टेट्स रेजिस्टिंग स्टेट्स के रूप में निकल के है, रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा सर? और ये रेजिस्टेंस के रूप में स्पेन के अंदर नेशनलिज्म पैदा हो गया। ये रेजिस्टेंस के रूप में हमको पता चल रहा है कि इटली के अंदर नेशनलिज्म पैदा हो गया। ये रेजिस्टेंस के रूप में जर्मनी में नेशनलिज्म पैदा हुआ, क्योंकि जहां जहां नेपोलियनिक सेना पहुंची है तो इनिशियली उनको लिबरेशन मिला हुआ है। जे बात मौज आ गई, मौज आ गई, मौज आ गई सर, ठीक है। अब नेपोलियन ने छुट्टी दिला के, नेपोलियन तो चला गया पर ही एस्टैब्लिश समवन ऑफ हिज फैमिली और समवन फ्रॉम फ्रांस टू रूल ओवर देम सर। तो कॉमन मैन के अंदर फीलिंग आएगी ना सर, हम तो इकट्ठा होने के लिए यहाँ पे आपकी मदद करने आए थे और आप तो अपनी ओवरलॉर्डशिप एस्टैब्लिश करके गए हो, है ना। भारत में अंग्रेज ना आते तो राष्ट्रवाद, जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म हमारा निकल के आया, वो ना आता शायद तक। क्योंकि ब्रिटिश ने आके जो कांड किए उसके कारण हमारे जो इंटरनल डिफरेंसेस थे हमने साइड में रख के पहले फाइट कर दी सर, है ना। इंडिया कल्चरली थोड़ा अलग है तो है, हम यूरोप से भी ज्यादा डाइवर्स है। यूरोप में इतने कंट्रीज क्यों बने पता है? बिकॉज दे रियलाइज कि दे कैन नॉट स्टे पॉलिटिकली टुगेदर। हमारे यहाँ पे भी ये रियलाइजेशन काफी लोगों को अभी भी होता है, बट स्टिल वी आर यूनाइटिंग। हम है ना, वो संधि जोड़ के हमने ऐसा ऐसा पाना पकड़ मारा है, पिन टाइट की हुए, बोले नहीं टूटेंगे नहीं, ऑटोनॉमी दे देंगे, 19 कर देंगे, कल्चरल एफिलिएशन के रूप में कुछ कुछ चीजें रखेंगे, बट वी विल मेक श्योर कि विल स्टे टुगेदर। क्योंकि हमको पता है कि कल्चरली इकट्ठे होने के ना, मतलब डिफरेंसेस होने के कारण अगर अगर पॉलिटिकली सेम नहीं रह पाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये यूरोप को भी पता है, इसके लिए यूरोपियन यूनियन बना दिया। वो पॉलिटिकली भी इकट्ठा ही हुआ है जानबूझ के सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज हैपनिंग कि द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बिकेम पॉपुलर आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आपको? व्हाट इज हैपनिंग, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बिकेम पॉपुलर एज पार्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला, नेपोलियन के सामने रेजिस्टेंस शुरू हुआ। ये रेजिस्टेंस कॉमन मैन ने भी किया और रजवाड़ों ने भी किया। रजवाड़े क्यों चाहते थे कि नेपोलियन मोनार्की को खत्म करके अपने आप को मोनार्क बना दिया था। रजवाड़े चाहते थे वी वांट टू गेट बैक टू द ओल्ड ऑर्डर। Public wanted कि they wanted to get independent from Napoleon and eventually from monarchy as well. They wanted to create their own state, society, culture and nation state का निर्माण करना था, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अब उसमें नेपोलियन हारा रिपब्लिकनिज्म के आइडिया को पॉपुलर करवाने के चक्कर में और फ्रेंच एम्पायर बनाने के चक्कर में 1815 में। तो लोगों को लगा कि नेशनलिज्म तो खत्म हो जाएगा, तो नेशनलिज्म को सप्रेस किया गया बाय द आइडिया ऑफ वियना कांग्रेस। हमने देखा था कि नहीं देखा था? तो कैन वी से द वियना कांग्रेस वाज अ फैक्टर बिहाइंड द मोर पॉपुलैरिटी ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि it was conservative, it was trying to establish the monarchy, it was trying to support the old order। हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर, ठीक है। सो जब वियना कांग्रेस हुआ तो वियना कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को और दबा दी। अरे जब नेपोलियन नहीं दबा पाया तो आप कौन होते दबाने वाले? इवन व्हेन नेपोलियन, स्पेन में क्या हुआ उसके साथ? अल्सर हो गया ना उसको, हमने आपको पढ़ाया था, वी हैड डिस्कस ना, स्पेनिश अल्सर। हाँ, he lost the territory, he lost the enemy, he lost the people, he lost the resources and he lost the respect, he lost the character ultimately सर, है ना। जब आचरण गया तो खत्म हो गई, सेना वेना हार गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी जीत लेंगे, दूसरी बनाएंगे सर, दूसरी सेना क्रिएट करेंगे, पैसा कमा देंगे सर। आचरण चला गया, आपको लोगों ने आपके सामने बगावत कर दी सर। तो नेपोलियन के साथ ये हुआ कि नेपोलियन तो हार गया और वियना कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को दबा दिया। वियना कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को दबाया तो देन यू विल फाइंड की और फीलिंग आ गई लोगों के अंदर, बोले अब तो हम इकट्ठे होंगे नहीं, मतलब अब तो क्या है कि कोई बड़े साम्राज्य के अंदर रहेंगे नहीं सर। वियना कांग्रेस ट्राइज टू गोज बैक टू द ओल्ड ऑर्डर, उसको पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। वियना कांग्रेस के परिणाम स्वरूप क्या हुआ सर? ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर बना, हैब्सबर्ग एम्पायर की शुरुआत होती है। पीपल वर नॉट हैप्पी विद दैट सर, ठीक है। ये फंड बेल्जियम और हॉलैंड को यूनिफाई किया था, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नॉर्वे स्वीडन को इकट्ठा किया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर, ठीक है। यू फाइंड कि इस पीरियड के अंदर ऑटोमैन को कहा गया था कि तुम अपनी गाड़ी चलाओ, हम इंटरफियर नहीं करेंगे। अब ऑटोमैन इतना बड़ा एम्पायर था सर, ठीक है। ऑल वर बॉकलाइन, है ना, ऑल दिस पीपल दे वर बॉकलाइन सर। वियना कांग्रेस ने क्या किया? इटली के साथ क्या किया था, याद आया कि नहीं आया?
इटली को फिर से तोड़ दिया गया और ऑस्ट्रिया को उसका बॉस बना दिया गया ज्यादातर स्टेट्स के अंदर। एवरीवेयर यू विल फाइंड द सेम थिंग इज हैपनिंग, सब जगह के ऊपर ये हो रहा है। रशियंस के साथ क्या किया गया, पूरा ईस्टर्न यूरोप का दबदबा दे दिया गया। क्या वहां के पोलिश लोग नहीं थे, क्या वहां पे फिनिश लोग नहीं थे, क्या वहां पे रोमानियंस नहीं थे, क्या वहां पे लिथुआनियंस नहीं थे, इस्टोनियंस नहीं थे, लैटवियंस नहीं थे, है ना, दिस आर ऑल द पीपल। यूक्रेनियंस नहीं थे, आज वही यूक्रेनियन। तो आप इतना बड़ा रशियन एम्पायर बना के दे रहे हो उसको थाली में सजा के, डोंट यू सी दैट पीपल विल नॉट लाइक दैट। तो हो क्या रहा है कि एवरीवेयर वियना कांग्रेस इज एक्चुअली सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स एंड वियना कांग्रेस फेल्ड बाय 1830। हमने देखा 1830 तक आते थे क्या हुआ सर, ठीक है। 1830 का रिवॉल्यूशन और 1848 का रिवॉल्यूशन, क्या नेशनलिज्म के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? हाँ, कैन वी सी दिस और नॉट सर? कि 1830 के रिवॉल्यूशन के आउटकम को याद करिए और इसका 1848 के रिवॉल्यूशन को याद करिए। डोंट यू सी द पॉलिटिकल फैक्टर्स बिहाइंड दैट? पॉलिटिकल फैक्टर में हमको देखने को मिल रहा है कि जो नेशन स्टेट है वो क्रिएट होने शुरू, बेल्जियम हो गया, पोलैंड नहीं हुआ पर पोलैंड को राष्ट्रवादी विचारधारा मिल गई सर। ऑटोमन एम्पायर टूटने की शुरुआत हो गई 1848 के बाद। ऑटोमन स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन सर बाय द वे। तुर्की का ईस्टर्न यूरोप का साम्राज्य टूट रहा है, रशिया उसको लेने की कोशिश करेगा, तो उसके कारण क्रीमियन वॉर्स होंगे, हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस के अंदर सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। सो 1830 1848 ब्रिटेन को नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, फ्रांस को नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। 1848 में फ्रांस बिकेम सेकंड रिपब्लिक, है ना, राजा भाग गया ना हेलीकॉप्टर मिस्टर स्मिथ बन के, लुई फिलिप। फिर तो इलेक्शन हुए, नेपोलियन 3 चुनाव लड़के आया था। नेपोलियन 3 एक्चुअली बिकेम द प्रेसिडेंट इनिशियली बाय फाइटिंग एन इलेक्शन। हमने पढ़ा था आपको शायद, तो वो कहता है ना कि नेपोलियन का भतीजा, ओरिजिनल नेपोलियन का, इसके लिए मेरा नाम भी नेपोलियन 3 है सर, है ना। जगलरी है सर, ये सब ग्रेट गेम का पार्ट होता है। इस सब स्टोरीज हमको यहाँ से दिखेगी, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टोरीज ओवर हियर, जहाँ बहुत क्रिटिकल आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट 1830 के रिवॉल्यूशन के बाद लैटिन अमेरिका स्टार्टेड लिबरेटिंग। लैटिन अमेरिका के अंदर हमको ये पता चलता है कि आंदोलन हो रहा है। 1830 के रिवॉल्यूशन के बाद सोशलिज्म निकल के, और सोशलिज्म में भी नए ग्रुप्स बनाए। ये क्यों हुआ? क्योंकि 1830 1848 के बीच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था कि नहीं हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और सोशलिज्म ने एक नए ग्रुप्स को जन्म दिया कि नहीं दिया? ये जो नए ग्रुप्स निकल के आ रहे थे वो मिडिल क्लास के रूप में थे, एंड मिडिल क्लास वर आल्सो हैविंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी अमंग देमसेल्व्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने मिडिल क्लास को डेवलप किया, और ये मिडिल क्लास के पॉलिटिकल गोल सब इकट्ठे हो गए। दे हैव रियलाइज्ड टू द पॉइंट कि द एरिस्टोक्रेसी सिस्टम एंड द मोनार्कियल सिस्टम विल नॉट बी हेल्पिंग देम। So eventually they also started espousing parliamentary system. They also started espousing कि we have a common cultural identity. Let us have a political system जहाँ हमारा भी सेव हो सर, नेशन स्टेट के अंदर हम लोग कन्वर्ट हो जाए सर। ब्रिटेन इसी के बाद में नेशन स्टेट में पूरा कन्वर्ट हो रहा है। पार्टी सिस्टम इसी के बाद उभर के आई। पहले तो ग्रुपिंग्स हुआ करते थे, टॉरीज और विक्स के सर, है ना, वो अंदर अंदर सटासटी कर रहे थे। वो तो बड़ा एरिस्टोक्रेट और छोटा एरिस्टोक्रेट की लड़ाई है वो तो सर, है ना। टॉरीज विक्स में तो कुछ फर्क नहीं है। फिर लिबरल पार्टी आई, फिर लेबर पार्टी आई, है ना। पार्टी सिस्टम आती है कि नहीं आती है सर, है ना। तो उससे पार्टी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गई सर। तो जोग्राफिकल कंटिन्यूटी का एक फैक्टर बन गया। यू विल फाइंड कि वियना कांग्रेस एक फैक्टर बन गया। सब फैक्टर इकट्ठे हो रहे हैं, ईच एंड एवरी फैक्टर इज कमिंग टुगेदर। तो फ्रांस की क्रांति के कंटिन्यूएशन में हमको ये पता चल रहा है कि आइडिया ऑफ नेशन पॉपुलर होता है। अलग अलग रोमेंटिसिज्म के कल्चर निकल के आए। मैंने आपको बताया, फ्लैग किसी ने बनाया, किसी ने कविता लिख दी, किसी ने ये लिख दिया, कोड लिख दिया, है ना। नेपोलियन ने रिफॉर्म्स किए थे बहुत सारे सर, ठीक है। अलग अलग जगह के ऊपर लिबर्टी के झाड़ वाड़ आए गए, बोले देखो झाड़ आया, लिबर्टी का झाड़ आया था, ठीक है ना। ये सब चीजें चल रही है आपके यहाँ पे। और उसके बाद आप देखिए 1840s के रिवॉल्यूशन, 1830s के रिवॉल्यूशन, इन सब के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ। ये सब मजबूती यूरोप में चल रही थी। इसके पीछे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो दो फैक्टर चले। एक तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर हुआ, दूसरा हमको ये पता चल रहा है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ वी विल सी कि वहां पे कौन रजवाड़ा रूल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो पॉलिटिकल फैक्टर समझे आप लोग। यू गॉट द पॉलिटिकल फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म सर। वियना कांग्रेस मैं पढ़ा हुआ, इसके लिए मैं कीवर्ड्स में पढ़ा रहा हूँ बाय द वे। ज्यादातर पॉइंट्स इसमें एक्चुअली हिस्ट्री पूरा थीमेटिक है। आप जब तक आगे के पॉइंट्स को नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि हवाबाजी हो रही है यहाँ पे सर, ठीक है। हाँ, वियना कांग्रेस की क्रिटिसिज्म भी पढ़ लिया है हमने। मेटरनिक सिस्टम की भी क्रिटिसिज्म देख लिया कि क्या प्रॉब्लम था उसके अंदर सर, ठीक। मेटरनिक खुद हेलीकॉप्टर कर देता है 1848 में सर, है ना। तो हेलीकॉप्टर गाना वो कहाँ से है पता नहीं, पर एक आध लोगों ने कहीं पे स्टेटस डाला था, मतलब मेरे यहाँ पे नौटंकी बात कम है, मतलब है पर एक दो कम है हमारे यहाँ। तो किसी ने स्टेटस डाला, उसमें एक गाना हेलीकॉप्टर सर। मैंने बोला ये कैसा गाना है सर? फिर वो आवाज आती है पर आगे नहीं समझ में आया मेरे को सर।
पर आई लाइक इट। ओके, तो मैं कहा कि चलो हेलीकॉप्टर तो अभी रिसेंटली है 15 अगस्त 2021 का सर, ठीक है। सो लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। इन सब के बेसिस के रूप में आप इकोनॉमिक फैक्टर देखिए सर। इकोनॉमिक फैक्टर की जब बात करेंगे बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो ये क्या होता है? इकोनॉमिक फैक्टर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिकेम अ मेजर बेस बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन एंड दिस गोस हैंड इन हैंड। इसी के कारण ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन भी हुआ, और ये ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन के कारण वी विल आल्सो फाइंड ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये सब भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर? तो what do we see over here? We will find that because of all the alignment of the activities of economy, infrastructure, industries and all these things, you will find that common marketplaces started emerging, common policies were actually drafted in Europe, irrespective who is ruling over you. हमको पता चलता है कि जैसे जर्मनी का एग्जांपल ले ले, तो कॉमन पॉलिसी फॉर्मेशन, कॉमन मार्केट, कॉमन इकोनॉमिक डिसीजंस की शुरुआत होती है ज़ोल्वरिंग के रूप में। शायद तक मैं जर्मन इंडस्ट्रियल मॉडल में इसकी चर्चा की थी, कल भी डिस्कस करेंगे जब जर्मनी का नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ज़ोल्वरिन एक ऐसी संस्था थी जो इनको इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर रही है। अभी कंट्री नहीं बना है, अभी रशिया कहाँ? रशिया के आधार में कुछ हो रहा है, कुछ ऑस्ट्रिया के पास में है, कुछ फ्रांस के पास में, कुछ डेनमार्क के पास में है। डेनमार्क के पास नॉर्दर्न जर्मनी के स्टेट्स हुआ करते थे सर, है ना, हॉलस्टीन एंड स्लेशविग। दिस आर द टू स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न जर्मनी दैट वाज एक्चुअली कैप्चर्ड बाय डेनमार्क सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो आपको ये भी चीज दिखेगी इकोनॉमिक कंसेप्ट में। तो इकोनॉमिक कंसेप्ट में क्या हो रहा है कि एक तो हमको पता चल रहा है कि ये सब एस्पेक्ट्स बहुत मैटर करेंगे, जिसके कारण आपको लग रहा था कि भाई नो वी शुड बी टुगेदर सर, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आउटकम के रूप में जब रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो ये रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन में भी लोग कहेंगे कि नो वी शुड बी टुगेदर, गेटिंग पॉइंट। अब जैसे एक संस्था थी कार्बोनारी, क्रांतिकारी संस्था थी, ये कोयले के मजदूरों की संस्था थी सर, इटली के अंदर। ये कोयलों का माइनिंग होता था, तो उसमें शोषण होता था वर्कर्स का मानना था कि हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मूल कारण है पॉलिटिकल रीजन, मतलब पॉलिटिकल फैक्टर। हमारे ऊपर जो राजा बैठे वो हमारा शोषण कर रहा है, वो बाहर से, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, पोप की सरकारें चल रही है सर, ठीक है। पोप पैरेलल स्टेट चलाते थे ना इटली में, सेंट्रल इटली में, और फिर मेटरनिक ने पोप को स्टेट वापस दिया था, बोले सर बैठिए, मैं बैठा हुआ, कुछ नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा आपको सर, ठीक है, समझे। तो पोप वॉज स्टेट विद इन स्टेट, समझे। तो ये कार्बोनारी करके एक इंस्टीट्यूशन था, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स who were fighting for Italian independence because they started getting economic exploitation. They realized कि their resources were being drained away to some other parts. ये रिसोर्सेज को लेकर राष्ट्रवाद आपको दिखेगा जर्मनी के नेशन बिल्डिंग के अंदर, जब रूर वैली और राइन वैली को लेके जर्मन और फ्रेंच के बीच में लड़ाई होगी। राइनलैंड तो हमारा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स नेशन बनाने के पीछे, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करने के पीछे, बोले जब तक राइनलैंड नहीं मिलेगा तब तक जर्मनी अधूरा है, जब तक राइनलैंड नहीं मिलेगा तब तक जर्मनी। अब राइनलैंड डिड नॉट हैव कल्चरल वैल्यू, राइनलैंड की एक ही वैल्यू है, रिसोर्स वैल्यू, इकोनॉमिक फैक्टर है सर। राइनलैंड के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी गई थी कि भाई नहीं हमारी संस्कृति है, हमारी यहाँ राइन वैली का कल्चर चल रहा है। नो, राइन वैली इज नोन फॉर द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज चल रही है कि भाई चलो इसके बिना तो हमारा पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। केरिंग पॉइंट समझ में आ रहा है ना। ब्लैक फॉरेस्ट, राइन वैली, सच्ची में ब्लैक फॉरेस्ट है, इतना ब्लैक है कि ऊपर से सनलाइट नहीं आती, मतलब ग्रीन है। गेटिंग पॉइंट है, रूर एंड ऑल दिस रीजन में सर इट्स वेरी ग्रीन, इन इतना ग्रीनिश है, इतना ग्रीनिश है, पर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती। तो वहां से एक ऐसी ब्लैक फॉरेस्ट है ना, जर्मन कहते हैं। गेटिंग, तो वहां क्रूज चलती है, इट्स ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर बीच में से सर, ठीक है। तो आपको समय मिले तो क्रूज के ऊपर बैठिएगा सर, है ना। और वहाँ एक दो रिसोर्ट्स है पहाड़ों में सर, ठीक है, एकदम सिक्लूडेड प्लेस, मतलब आपको हॉन्टेड फीलिंग भी आ जाएगी कभी कभी सर, है ना। तो यूरोप इज वेरी ब्यूटीफुल, पॉपुलेशन कम है, कचरा नहीं करता है सर। इंडियन जाके कचरा करता है, पर वहाँ थोड़ा सुधर जाता है इंडियन सर, ठीक है। समझे नहीं समझे, बोले यहाँ फाइन मारेगा 500 यूरो का, कचरा कर दिया तो सर, ठीक। तो ठीक है सर, चल जाती है गाड़ी सर, पर तो भी इंडियंस कर तो देता है कहीं ना कहीं, इंडियन मतलब साउथ एशियन से होल सर, खैर। पर साउथ एशिया में सब जगह ऐसा नहीं है, बांग्लादेशीज कचरा करते हैं, बाकी करते हैं, श्रीलंका नहीं करते। श्रीलंका से वेरी टाइडी पीपल सर, है ना, वेरी नीट पीपल, है ना। श्रीलंकन सब देखोगे तो इवन श्रीलंका इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। इतूसा आइलैंड है, अभी तो घटिया उसकी खड़ी हो गई बेचारी की इकोनॉमिक कंडीशन, बट ओवरऑल श्रीलंका बहुत साफ सुथरा है। इफ यू ट्रैवल टू सिलोन एंड कोलंबो एंड मतलब है ना, जाफना एंड कैंडी एंड ऑल दिस प्लेसेस, वेरी ब्यूटीफुल सर, खैर। और श्रीलंका सस्ते में भी हो जाता है, तो फॉरेन की ट्रिप भी हो जाती है, और वो घूमना का भी हो जाता है, ठीक है ना, खैर। और आप साउथ में रह रहे हो, बैंगलोर में, चेन्नई में, तो वहां से तो क्या 1 घंटे की फ्लाइट है, 1 डेढ़ घंटे की सर, ठीक है, 50 मिनट 1 घंटा।
और जितना दिल्ली का कॉस्टिंग होता है उतना वहाँ का होता है सर, लोकल एयरलाइंस निकल जाती है सर। खैर, और इंडिया के लिए शायद तक वीजा ऑन अराइवल और ये भी है, तो यू कैन गो ओवर देयर। और होटल्स भी बहुत सस्ती है, मतलब इंडियन वो है ना कि ठीक ठाक रेट में मिल जाता है आपको सर। खैर, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्स सर, है ना। रिसोर्स समझ में आ गया आपको, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई देखिए इकोनॉमिक फैक्टर्स में रिसोर्स आर आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स टू यू ट्राई टू कंट्रोल, एंड इसके बेसिस के ऊपर भी आप नेशन बिल्डिंग करोगे सर, है ना। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हुए। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपको इकट्ठा होता है, आपको रेलवेज ने इंटीग्रेट किया, आपको रोडवेज ने इंटीग्रेट किया, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंटीग्रेट किया सर। आप कहीं पे भी इनफैक्ट इसकी पॉलिटिकल फॉर्मेशन देख लीजिए नेशन बिल्डिंग के रूप में सर, ठीक है ना। आपको सब जगह के ऊपर ये रिसोर्सेज का रोल प्ले देखने को मिलता रहेगा सर, ठीक है, गेटिंग अबाउट, समझे। तो इसमें अर्थव्यवस्था तो पीछे चलती रहेगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस को जगाया, और मिडिल क्लास ने कहा कि भाई वी शुड हैव आवर ओन से इन द पॉलिटिकल सिस्टम, तो उससे भी नेशन स्टेट बिल्डिंग बनता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड अ न्यू आइडिया ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल कल्चर, एक नया संस्कृति बना, क्योंकि औद्योगिकरण जहाँ होता है ना वहाँ कल्चर भी बदल जाता है पूरा। तो कल्चर के रूप में भी हमको ये पता चल रहा है कि डेवलपमेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट्स, गेटिंग अपॉन, समझे। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स आपको ब्रीफली पता होने चाहिए, क्योंकि आप कोई भी कंट्री का प्रोसेस देखोगे इसमें यही 5 फैक्टर्स दिखेंगे। इसमें फिर आपको लीडर्स दिख जाएंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स में, फिर आपको अलग अलग कंट्रीज में रिवॉल्यूशनरीज का रोल प्ले दिखेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप दिख जाएगी, जैसे जर्मनी में बिस्मार्क है, एंड इटली में गैरीबॉल्डी है, काउंट केवर है, मजीनी जैसे लोग आपको मिल जाते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप इमर्जेस है। और ये नेशन स्टेट का फॉर्मेशन दो ही तरह से होता है, लोग इकट्ठे होंगे तो होगा, या बड़े साम्राज्य टूटेंगे तो होगा सर, क्योंकि ऑलरेडी रह रहे होंगे। एक बड़ा सा साम्राज्य होगा, देयर माइट बी ह्यूज एम्पायर, यहाँ पे एक ब्लू समुदाय के लोग रह रहे होंगे सर, एक पर्पल समुदाय के लोग रह रहे होंगे सर, ठीक है ना, एक व्हाइट समुदाय के लोग रह रहे होंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, एक येलो समुदाय के लोग रह रहे होंगे सर, ठीक है। और उन सब के ऊपर मैंने लाल कलर का स्टेट बना के रखा है सर, समझे। अब इनके अंदर की एस्पिरेशन ये कह रही है कि भाई हम तो एक इनफैक्ट है ना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो दे ट्राई टू गेट लिबरेट फ्रॉम अस, ठीक है। तो इनकी ऑलरेडी कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रांग हो गई है, तो पॉलिटिकली फिर एक अलग हो जाएंगे सर, उसी तौर के ऊपर ये लोग भी अलग हो जाएंगे, इसी तौर के ऊपर ये लोग भी अलग हो जाएंगे सर, ठीक है। तो ये पहला प्राइमरी बेसिस बनता है आपके नेशन स्टेट के फॉर्मेशन का, उसमें कल्चर, आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, स्टेट फॉर्मेशन, 1830 1848 रिवॉल्यूशन, वियना कांग्रेस, और फिर रीजनल फैक्टर्स आएंगे। रीजनल फैक्टर्स हर एक कंट्री में अलग अलग होते हैं। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई कि नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म के पीछे कैसे डेवलपमेंट हुआ, और इवेंचुअली यू विल फाइंड कि नेशनलिज्म के फैक्टर के रूप में हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स है उसमें ओवरऑल लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सर, ठीक है ना। तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक दो बार आते हैं कि वो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, नेशन स्टेट के पीछे कौन सी आइडियोलॉजी है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑल्सो प्लेड इट्स ओन पार्ट। पॉलिटिकल चीज में आप देखोगे तो फ्रेंच की क्रांति ने अपना रोल प्ले किया, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर, ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं कि इटली नाम का प्रदेश कैसे बना सर, है ना। हाउ इटली बिकेम यूनिफाइड कंट्री एंड हाउ द इटालियन यूनिफिकेशन टुक प्लेस, है ना। और इटली की कहानी क्या है सर, है ना। तो अब एक आध घंटा इटली के ऊपर चर्चा करेंगे, कल स्लाइड्स वर्ड्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज भी स्लाइड्स तो है, पर आई थॉट कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि दिस आर ऑल मोर ओपन एंडेड डिस्कशन दिस टॉपिक, है ना। और ये वैसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर मुख्य परीक्षा में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जो स्लाइड्स में कभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें बैठे, अगर मैं स्लाइड्स में इसको समझाने बैठा होता तो शायद तक 2-3 स्लाइड से ज्यादा नहीं बना पाता सर, ठीक है। अभी बैठे बैठे सोच रहा हूँ, अच्छा ये फैक्टर है, ये क्योंकि मैं भी ब्रेनस्टॉर्म करता रहता हूँ एज ए टीचर सर, ठीक है। तो अगली बार मुझे ये टॉपिक पूछोगे तो एक आध एग्जांपल इसमें से माइनस हो गया होगा, एक दो एग्जांपल ऐड भी हो सकते हैं सर, ठीक है। मोटे मोटे ये हर बार होता है, ये हर एक टीचर के साथ होता है सर। कैंडिडेट्स आगे सर पिछले क्लास में तो आपने ये उदाहरण दिया था, इस बार भूल गया, ठीक है, फ्लो में, है ना। तो हम कहा ठीक है, वो रट्टा मार के बैठे हुए लोग हैं सर, ठीक है, कि एकदम रट के आए हैं, बॉल बाय बॉल कमेंट्री कर देंगे सर, ठीक है ना। वो सारा नहीं पढ़ाया आपने सर, हाँ वही कहानी आपको मिलती है। और वो कंपेयर करते हैं, इस ये एक्स टीचर जो था इसने नेशनलिज्म के पीछे 9 पॉइंट लिखा है, वो वाई टीचर था उसने 8.5 पॉइंट लिखा है सर, और हमने जेड टीचर को देखा उसने 9.25 पॉइंट्स लिखा है। तो उसमें इसमें 5 घंटा बिगाड़ा, इसमें 5 घंटा बिगाड़ा, इसमें 5 घंटा बिगाड़ा सर, ठीक है, समझे नहीं समझे, एक ही पॉइंट के लिए सर, समझ में आया आपको। बोले कि वो 9.25 पॉइंट्स लिखा है, पर उसमें टीचर की कंसेप्चुअल क्वालिटी कम है, उसने लिखवाया अच्छा है। तो कंसेप्ट सबसे ज्यादा वो 8.5 वाले ने सिखाए थे, पर फैक्ट जेड वाले ने दिया था। फैक्ट इसके पास ज्यादा है ना, 0.75 दोनों से, समझे।
वो 15 घंटे इसी में वेस्ट करता है, बस भोचू। ठीक है, तो जीवन में क्या करेगा? बर्बादी, खुद की बर्बादी, खुद की कबर खोद रहे हो आप सर, ठीक है ना, समझे? यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव बाय डूइंग दिस, ओके। उसी में चले जाते 2 साल 3 साल, है ना, गेटिंग पॉइंट। बुक में तो वो टीचर ने बुक हिसाब से करवाया। खैर चलते आगे, एंड इटली की देखते हैं कि इटली की कहानी क्या है सर, ठीक है। इटालियन यूनिफिकेशन कैसे हुआ, उसमें कौन से फैक्टर्स थे, इटालियन यूनिफिकेशन के पीछे के अंदर क्या घटनाएं बनती है सर, है ना, उन सब के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जस्ट अ सेकंड, चलिए सर, है ना। तो देखिए, इटाली की स्टोरी ये है कि इटली यूज्ड टू बी अ प्लेस विच वाज मेड ऑफ मल्टीपल, वी कैन से, रीजन्स। मतलब आप इटली को देखोगे ना, तो यूरोप के नक्शे में ऐसे जाता है, फिर यूं करके बाहर निकलेगा सर, ठीक है ना, समझ में आया आपको? फिर यूं जाता है, ऐसा एकदम लीनियर है। फिर बीच में आपको यहाँ नेपल सिसिली दिख जाएगा सर, यहाँ 2-4 आइलैंड दिख जाता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ऐसी कहानी आपको इटली के अंदर दिखेगी। यहाँ से नीचे अफ्रीका आ जाता है सर, दिस इज अफ्रीका बाय द वे सर, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका है ये, लीबिया एंड इजिप्ट एंड ऑल दिस प्लेसेस आर देयर, और मोरक्को, है ना। तो यहाँ से लोग बोट में बैठ के ट्रैवल करके पहले इटली उतरते हैं। आपने देखा होगा कि रेफ्यूजीज बहुत आते हैं ना आजकल अफ्रीका के अंदर से सर, ठीक है। इटली में भर भर के रेफ्यूजीज बेचारे वहाँ पे बहुत ही शेंटी कंडीशन में रहते हैं, स्लम्स के अंदर रहते हैं सारे टाइम्स। और फिर ये वो बेचते हैं सामान, सेल्समैन का। बांग्लादेशी एंड अफ्रीकन आर इन ह्यूज नंबर इन इटली, एंड दे विल सेल गुड्स, खास करके फर्स्ट कॉपी, लुई वुइटन, ये वो आप 2 ब्रांड देंगे वो सब रास्ते के ऊपर ही। फिर इटली की पुलिस वाले आते हैं, बोले कॉपी क्यों कर रहा है हमारी ब्रांड की? मिलान की बड़ी बड़ी डिजाइनर ब्रांड्स के कपड़े, उनके वॉचेस, मतलब वॉच मतलब उनके पर्स एंड वॉलेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना, वो बेचेंगे। तो गोरे लोग भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि देसी लोग खरीदते हैं, इवन फॉरेनर्स विल आल्सो परचेज। सबको थोड़ी अफोर्ड होगा 5 लाख रुपए की एक छोटी सी हैंडबैग से, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो वहाँ का मिडिल क्लास है, वो भी रास्ते से ही खरीदता है, चिंता मत करिए सर, ठीक है। तो उसमें बोलताल करना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं जब यहाँ एक जगह गया था, वेनिस था कहीं था, तो वो अफ्रीकन था, वो हिंदी बोल रहा था, वो हिंदी में मेरे साथ भाव कर रहा था। मेरे को लेना नहीं था, बट मैं वेट कर रहा था उसमें। मैंने बोला ये क्या करवा रहा है सर, मतलब बार्गेनिंग, मतलब सुपर बार्गेनिंग। मतलब आपको कितना कितना ये कैसे आया? बोले बोले मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ और सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, एंड आई लाइक बॉलीवुड, शाहरुख खान। इंडिया का सॉफ्ट पावर इतना है सर, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, सब जगह पे। तो लोग से लोग पहचानते। तो शाहरुख खान, बच्चन साहब की भी वैल्यू है। शाहरुख खान, बच्चन साहब थोड़े सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा पॉपुलर है सर, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप में और इस साइड में तो शाहरुख खान का ही बोलबाला है। वहाँ फिर यूके में तो इंडियन कम्युनिटी भी ज्यादा है सर, और नॉर्दर्न अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में भी शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ऑल द 3 खान, ओके। एंड गांधी इज यूनिवर्सल, ओके। गांधी इतना यूनिवर्सल है कि मतलब आप देखोगे ना, आप खाली सर्च करिए गांधी रेस्टोरेंट यूरोप, तो आपको 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स देखिएगी गांधी के नाम की, खाली सर्च करिएगा गूगल पर डाल के। एंड दिस आर एक्चुअली ओन्ड बाय द श्रीलंकन्स, दिस आर ओन्ड बाय सम ऑफ देम आर ओन्ड बाय द पाकिस्तानीज। नाम है गांधी रेस्टोरेंट। इंडियंस पता है ना कि जाएंगे यहाँ से, ठीक है, गेटिंग ओपन। नेपाली स्टाफ होगा, नेपाली कांचा होगा, वो बना रहा होगा, उसके लिए खाना बना रहा होगा सर, ठीक है ना, शेफ के रूप में। तो वो सॉफ्ट पावर बहुत है आपका, ठीक है, गेटिंग ओपन। खैर, तो व्हाट डू सी कि हमको ये पता चल रहा है कि इटली के अंदर बहुत सारे स्टेट्स थे। ऊपर देखोगे ना तो पर्मा, मोडेरा, टस्कनी, वेनिशिया, लोम्बार्डी। वेनिशिया मतलब वेनिस, वेनिस यहाँ पे आया सर, लोम्बार्डी इधर आया सर, ठीक है। लोम्बार्डी में आपकी ये फरारी की और इनकी सब फैक्ट्रीज ये सब है ना, फरारी एंड फियाट मतलब एक ही ग्रुप है सर, ठीक है। देन सेंट्रल इटली में आपको रोम और ये सब दिख जाएगा सर, है ना, फ्लोरेंस की तरफ नीचे आओगे, और नीचे आपको नेपल, सिसिली और ये सब आइलैंड्स दिखेंगे सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर इटली में एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था पीडमोंट सर्डेनिया। पीडमोंट सर्डेनिया एकमात्र ऐसा स्टेट था जो इटली का लोकल डायनेस्टी के रूप में पहचाना गया। एंड इटली वंस अपॉन अ टाइम वाज रूल्ड बाय फॉरेन रूलर्स, मेनली फॉरेन रूलर्स। वहां साउथ इटली में बर्बन डायनेस्टी रूल किया करती थी, नेपल सिसिली वाले रीजन में फ्रांस का दबदबा था। इनफैक्ट इतना दबदबा था कि इवन जब नेपोलियन का जन्म हुआ, तो नेपोलियन एक्चुअली जन्मा था इटली में, कॉर्सिका करके एक टापू था, वो इटली का ही पार्ट था। वो फ्रांस ने इटली से छीन लिया था, छीना था मतलब खरीद लिया था प्रेशर करके, ठीक है। और जिस साल नेपोलियन जन्मा होता है उसी साल फ्रांस ने लिया था, 1769 में। तो मतलब आपको ये दिखता है कि साउदर्न इटली में मेडिटेरियन, क्योंकि यहाँ पे है ना, इटली के इस साइड में जाओगे यहाँ फ्रांस आ जाएगा सर, ठीक है। तो फ्रांस वाले ये सब टापू वापू में ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं सर, ठीक है, साउथ इटली की तरफ।
तो बर्बन डायनेस्टी का दबदबा है पुराने, वो लुई 16 की डायनेस्टी 14-15 की सर, है ना। कहीं कहीं पे ऑस्ट्रिया बैठा हुआ है, ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया के युवराज बैठे हुए हैं सर। पेपेसी हुआ करती थी, पेपेसी का मतलब है पोप का सरकार चल रहा है सर। और एक दो स्टेट्स ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे लोकल रूलर्स थे, जैसे पिडमोंट एरिया में लोकल रूलर्स थे। तो होता यह है कि यू विल फाइंड कि इसमें अलग अलग प्रकार की कहानी दिखेगी। लॉम्बार्ड्स देखेंगे, आपको एक कम्युनिटी दिखेगी। ऑस्ट्रोगोथ्स, ऑस्ट्रोगोथ्स बेसिकली ऑस्ट्रियन ओरिजिन के साथ हुआ करते थे। पेपेसी थी, पेपेसी बेसिकली पोप की सरकार आपको मिल जाएगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो होता यह है कि हमको ये पता चल रहा है कि इटली में ट्रेडिशनली पहले से फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं। तो जब रेनेसो हुआ ना, तो इवन रेनेसो पीरियड में भी बाहर के लोग आके इटली में स्थायी, क्योंकि इटली यूज्ड टू बी द कल्चरल सेंटर एंड कमर्शियल प्लेस जहाँ रेनेसो हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा था, कनेक्टिविटी है वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, इन सब जगह। तो मकाइवेली फ्लोरेंस से बिलोंग करता था, फ्लोरेंटीन कहते हैं या फ्लोरेंस कहते हैं आज की तारीख में। तो फ्लोरेंटीन या फ्लोरेंस से मकाइवेली का स्टैचू बैचू है सर, ये दिखाऊंगा आपको सर, है ना, बढ़िया है। उसके नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ मकाइवेली, फोटो खींचा के मजा आ गई मेरे को उसके म्यूजियम में जाके सर, है ना। सो यू फाइंड कि उसने किताब लिखी द प्रिंस, यू माइट बी अबाउट द प्रिंस। उसमें स्टेट का फॉर्मेशन, और जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, वैसे उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन किए थे कि हाउ टू रन अ स्टेट एंड हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो मकाइवेली ने तभी भी ऑब्जर्वेशन किया था कि द फॉरेन पावर्स आर कंटेंडिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ इटली, समझो। एंड यू विल फाइंड कि इटली वाज बीइंग सब्जेक्टेड टू मल्टीपल किंग्स, है ना। फ्रांस का दबदबा आपको मिल जाएगा, नेटिव प्रिंसेस जो देखे वो छोटे मोटे राजे थे, वो सब भी फाइट कर रहे हैं अंदर अंदर सर, ठीक है। एंड देन यू विल सी कि आफ्टर द रोमन एम्पायर फिर इटली में स्टेबिलिटी नहीं रही थी। तो नाम था इटली, बट इट वाज मोर ऑफ अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। तो मेटरनिक कहता है कि इट इज मियर ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। बोले आल्प से लेके मेडिटेरेनियन तक का एक स्ट्रेच ऑफ लैंड है, जो लीनियर स्ट्रेच ऑफ लैंड है, उसको इटली कहा गया है। बट इट वाज नेवर अ नेशन एंड इट वोंट बी अ नेशन इवन इन फ्यूचर एज वेल। इसमें रिपब्लिक से इन द पीरियड ऑफ रेनेसो, पर धीरे 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 रिपब्लिक्स में भी बदलाव हुआ था। रिपब्लिक बेसिकली सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, जिनमें छोटी काउंसिल, जैसे हमारे गणसंघ हुआ करते थे ना प्राचीन भारत में महाजनपदों में, वैसे ही कुछ कुछ रिपब्लिक्स आपको नॉर्दर्न इटली में दिख जाएंगे। वेनिस और ऑल दिस वर गवर्न बाय रिपब्लिक्स रेनेसो पीरियड में। पर फिर वहां पे ऑस्ट्रोगोथ्स आ गए, ऑस्ट्रियंस आ गए और बाकी सारे लोग आ गए, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो फिर उन्होंने सब कुछ दबा दिया, और फिर यहाँ फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत था सारी जगह के ऊपर। तो इटली को लोग कहते थे कि इट वाज सब्जेक्टेड टू फॉरेन रूलर्स कंटिन्यूअसली, अलग अलग राज्य इटली के सर। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इवन जो लोकल प्रिंसेस है, दे आर हैविंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्व्स, गेटिंग अ पॉइंट। विल आल्सो सी कि papacy was being control of Italy, mainly central Italy के region में सर। And this is how Italy was being subjected to various kind of barbaric actions, मतलब इटली का शोषण नहीं हो रहा है सादी भाषा में। बात आगे चली और नेपोलियन पहुंचा 1795-96 ऑनवर्ड से। नेपोलियन आया, है ना। धोबी आया, कितने कपड़े लाया, धोबी आया सर, है ना। ऐसे नेपोलियन के लिए कहा कि बोले नेपोलियन आया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लाया, नेपोलियन आया, ठीक है। तो नेपोलियन पहुंचा, नेपोलियन ने पहले नॉर्दर्न इटली को फतेह किया, लोग खुश हो गए, बोले वाओ ये बात, गेटिंग पॉइंट। नॉर्दर्न इटली के अंदर लोगों को यूनिफाई कर दिया, उनके अंदर लिबर्टी का आइडिया क्या है, लिबर्टी का थॉट क्या है, वो चेरिश करके गया, बोले वाओ, गेटिंग पॉइंट। नेपोलियन ने पोप को खत्म कर दिया, पेपेसी को, हमने आपको बताया था पोप के साथ कॉन्कॉर्डेट किया गया, और कॉन्कॉर्डेट के बाद हमने ये भी बताया था, देखो सब कुछ जुड़ा हुआ है, आप अलग से मत देखिए नेपोलियन के रिफॉर्म्स को, अभी भी वही चल रहा है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। सो देन यू फाइंड कि वो पेप्सी के पावर को खत्म कर दिया नेपोलियन ने सर, है ना। 1801 में कॉन्कॉर्डेट किया, 1802 में, 1809 में तो जेल में डाल देता है पोप को सर। और पोप का जो रोमन सेंट्रल इटली के अंदर रोम वेटिकन वाला प्रदेश है, नेपोलियन ने अपने हाथ में ले लिया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, समझे आप लोग। नेपोलियन साउदर्न इटली के अंदर भी यही खेल करता है इनडायरेक्टली सर, है। तो कहानी ये है कि नेपोलियन वहां पे बैठता है, और नेपोलियन ने पहले तो लोकल डायनेस्टीज को उठलाया, कॉमन मैन खुश हुआ। फिर नेपोलियन ने वहां पे टैक्सेस लगाया, ठीक है, रोल ऑफ नेपोलियन इन इटालियन यूनिफिकेशन, सवाल ही आएगा अलग से। ही स्टार्टेड इंपोजिंग टैक्सेस ऑन देम, खर्चा पानी तो निकालना पड़ेगा। अब इटली रेनेसो पीरियड से रिच हुआ करता था सर, रेनेसो एनलाइटनमेंट पीरियड से पैसा आ गया था इटली के पास, ट्रेड एंड कॉमर्स का नेटवर्क था एक टाइम के ऊपर, ना। पोर्चुगीज को हराने के लिए इंडियन ओशन में जब लड़ाई हुई,
तो वेनिस के मर्चेंट्स ने भारत के राजाओं के पास पैसे भिजवाए थे, तुर्की के राजा के थ्रू, मामलुक सुल्तान के थ्रू। बोले मारो पोर्चुगीज को, हम भी साथ में तुम्हारे। बोले तुम भी ख्रिस्ती वो भी ख्रिस्ती, बोले वो छोड़ो, तुम मुसलमान असी मुसलमान, पैसा आ रहा है ना, पैसा हमको मुसलमान के थ्रू आ रहा है, वो पोर्चुगीज तो ख्रिस्ती है पर हमारा पैसा खा गया वो। ठीक है, रियलिटी तो यही थी कि वहां वो मुसलमान मुसलमान भी फाइट कर रहा है सेंट्रल एशिया में और वेस्ट एशिया में, यहाँ क्रिश्चियन क्रिश्चियन भी फाइट कर रहा है सर। ठीक है, Venetian and the Turkish merchants were fighting together to oust the Portuguese from Indian Ocean and Arabian Sea and helping the Sultan of Gujarat. 16th सेंचुरी की शुरुआत में देखोगे 1510 में, ठीक है, तो पता चलता है कि अलग ही गेम चल रही है। तो इटली में पैसा था, पैसा बहुत था, गजब पैसा था। तो नेपोलियन ने यहाँ लूटिंग किया था, अगर आपको ना पता हो। अब रेनेसो पीरियड के पेंटिंग्स और रेनेसो पीरियड की क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। अब देखिए फ्रांस में, फ्रांस का लूर म्यूजियम है ना, लूर म्यूजियम गया था, वहां पे ये मोनालिसा और उनको चिपकाया गया, इतने छोटे बहन जी 20 फुट 25 फुट के अंदर से देखना होता है, मतलब क्या एक्सप्रेशन दिखेंगे उसमें से। तो इसके लिए 4.5 घंटा वेट कराया मेरे को सर। ठीक है, लूर की अलग अलग सेक्शन है, उस पूरा म्यूजियम देखने जाओगे 2 दिन लग जाएगा। अपने को आर्टिस्ट का नाम पता होता नहीं, अब देसी बंदे अपन लियोनार्डो डी कैप्रियो का नाम सुन के, मतलब लियोनार्डो डी विंची का नाम सुन के गए थे, माइकल एंजेलो और डोनाटेलो और 2-4 लोग और है सर। ठीक है, विंसेंट वैन गो के पेंटिंग्स है सर, है ना। तो हमने सिलेक्टिव टिकट निकाली, मतलब यू कैन वॉच सर्टेन सेक्शंस। तो उसमें 4 घंटे में तो ऑलमोस्ट मेरा आधा सेक्शन खत्म हो गया था सिलेक्टिव टिकट करके। तो पूरा म्यूजियम देखने का टाइम नहीं था मेरे पास, आधा दिन ही था। तो मैंने कहा कि ये बहन जी को देखे जाएंगे अपन, है ना, ये क्या कहते हैं इनको, मोनालिसा को सर। ठीक है, तो पूरा म्यूजियम देखा, मतलब मेरे पास जो एक्सेस था उनका वो रूट ही वैसा होता है कि यू कैन गो टू दिस एरिया, फिर वहां से वो बैरिकेड लग जाता है, बोले आगे जाओ के बस टिकट नहीं है, अलग अलग सेक्शंस में। तो वो बहन जी देखने के लिए 4 घंटा वेट किया हमने। और यूरोपियन भी, फिर वहां सेल्फी नहीं ले सकते, वहां फ्लैश नहीं यूज कर सकते, और इतने सारे रेस्ट्रिक्शन है। तो इतू सब मैंने बोला ये भी ओरिजिनल नहीं है। फिर किसी ने कहा कि दिस इज नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल तो चोरी हो गया था। तो मैंने बोला मिस्टर बीन, बोला वो तो पीटर में दिखा है, बोले वो सच्ची में हुआ है सर। ठीक है, यू नो दैट मिस्टर बीन, मिस्टर बीन को आर्ट कंजर्वेटर के रूप में वो देखा है आपने मूवी सर, बीन द मूवी सर। ठीक है, तो उसमें ये दिखेगा ना आपको। तो होता ये है कि नेपोलियन पहुंचा वहां इटली के अंदर सर। ठीक है, गेटिंग अबाउट यू नो, देखा ना पेंटिंग बनवाता है सर, फिर जब गेम किया था उसने, मिस्टर बीन है सर। खैर चलिए, लेट मी कम बैक। ओके, सो कहानी क्या चल रही है, स्टोरी बीन द मूवी करके एक मूवी है मिस्टर बीन का, उसमें ये सब मोनालिसा की पेंटिंग की उसको ध्यान रखनी थी, वो पेंटिंग को बिगाड़ देता है सर, है ना, उसके ऊपर इंक गिरा देता है और केमिकल गिरा देता है बहुत। खैर लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो होता क्या है कि नेपोलियन पहुंचा, नेपोलियन ने इटली को लूटा और टैक्सेस बढ़ाए। और लूटिंग कैसे किया पता है, उसके ट्रेजरी के, उसके आर्टिफैक्ट्स के। अब देखो इटालियंस आर सो मच कॉन्शियस अबाउट देयर आर्टिफैक्ट्स एंड आर्ट। उनके छोटे कल्चर, स्मॉल एरियाज के अंदर भी कल्चर है, दे आर सो मच पैशनेट अबाउट देयर आर्ट फॉर्म्स। नेपोलियन उठा के सब फ्रांस में लेके गया। लूर म्यूजियम में अभी भी पढ़ा है इटालियन आर्टिफैक्ट्स। मैं नीचे पढ़ रहा था, बोले ये मास्टरपीस इटली से आया है। तो मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था, ये म्यूजियम फ्रांस का है पर मास्टरपीस इटली से कहां से उठा के आया। ठीक है, गेटिंग। फिर जब यूपीएससी किया, मतलब यूपीएससी मतलब इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ा, पता चला, मैंने बोला हाँ तभी ये नेपोलियन वहां से लेके आया था सब। ठीक है, उसके खजाने में रखा था, फिर फ्रांस की सरकार बनी और फिर वो आधा लूर में, आधा इटली को वापस दे दिया, आधा कहा कि गायब हो गया। अभी भी इनके बीच में बुआ बुम होती है, इटालियन अभी भी डिमांड कर रहे हैं, बोले वो तुम्हारे खजाने में पड़ा है वो हमारा है सर। ठीक है, हाँ तुम्हारा बालिन ने नहीं बनाया था सर, तुम लेके वहां म्यूजियम में रखवा दियो, सब 50 यूरो की टिकट कटवा दो, सामान हमारा है, हम पैसा कमाएंगे उससे सर, समझे। तो चलता रहता है छोटा मोटा टसल इनका, बट ज्यादातर चीजें फिर इटली ने वापस रीगेन की थी, बट सर्टेन थिंग्स विच आर स्टिल बीन केप्ट इन फ्रांस। ओके, नहीं देता, जैसे कोहिनूर हमारा नहीं दिया है और बाकी सब ऐसी चीजें आपको वहां दिखेगी। तो होता क्या है कि इटालियंस वर सो मच इमोशनली अटैच्ड टू दिस आर्ट फॉर्म, रेनेसो created a huge impact on the Italian, we can say, unification in cultural sense. तो टैक्सेस बढ़ाए, लोग नाराज हुए, फ्रेंच ओवरलॉर्डशिप एस्टैब्लिश की, नाराज हुए। उसके बाद उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को आपने तोड़ दिया। रेनेसो ऑलरेडी हो चुका है इटली में, टस्कन लैंग्वेज, इटली एक्चुअली वाज, इटालियन लैंग्वेज इज नॉट दी सिंगल लैंग्वेज बीइंग स्पोकन इन इटली। इवन आज की तारीख में भी जाओगे ना तो नॉर्थ एंड साउथ इटली में भी बहुत फर्क है ना। आप सेंट्रल इटली में जाओगे तो अलग बोली बोली जाती है, भाषा भी अलग है। टस्कन लैंग्वेज की बहुत सारी भी है, फ्रेंच बोली जाती है साउथर्न इटली में, तो अभी मेडिटेरियन वाले टापुओं में अभी भी फ्रेंच बोली जाती है सर। ठीक है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस था पहले से ही, तो आपको ये भी दिख जाएगा, अभी भी है।
तो टस्कन लैंग्वेज, टस्कन जो बोली है, टस्कन से बेसिकली इटालियन लैंग्वेज का ग्रोथ हुआ आफ्टर रेनेसो पीरियड सर. सो व्हाट इज हैपनिंग कि रेनेसो बिकेम अ वेरी बेसिकली प्राइम फैक्टर. स्पेनिश कहाँ बोला मैंने, कहीं पे मैंने स्पेनिश बोला ही नहीं. साउदर्न इटली में मैंने कहा फ्रेंच ही है, बर्बन डायनेस्टी थी सर, है ना. चल, सो व्हाट इज हैपनिंग कि इन होल ऑफ इटली नेपोलियन created the whole ideological, cultural and also political unification of the Italians. क्योंकि उसने कंट्री परफॉर्म नहीं करवाया था, पर उसने ओवरलॉर्डशिप के रूप में सबको इकट्ठा किया, रीजनल डायनेस्टीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, फॉरेन डायनेस्टीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर इटालियंस को प्रोवोक करवा दिया उसने. और ऐसा प्रोवोक किया कि 1815 तक आते आते जब नेपोलियन वाटरलू में हारा, तो नेपोलियन का गवर्नर मरात, जो फ्रेंच पॉलिटिशियन भी था, उसको वहां नॉर्दर्न इटली में किसी ने गोली मार दी, गोली मार दिया, हेलीकॉप्टर करने का भी मौका नहीं दिया सर. Italians became so conscious of the Napoleonic overlordship and the French overlordship sir. इटालियंस को ये था कि नेपोलियन को हमने गोली मरवाई है, तो अब हम पॉलिटिकल यूनिफाई हो जाएंगे. पर फिर वेनिस, लोम्बार्डी, ऑस्ट्रिया, इन सब रीजन्स के अंदर फिर आया बेसिकली ऑस्ट्रिया वाले शासक. मेटरनिक कहता है रुको, कहाँ यूनिफाई होने चले, किधर, है ना. 1815 में वियना कांग्रेस को, अभी हमने देखा ना वियना कांग्रेस को आइडियोलॉजिकली, अब इटली के सापेक्ष में देखते हैं व्हाट वियना कांग्रेस डिड सर. नॉर्दर्न इटली के ज्यादातर राज्य अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे, लोम्बार्डी और वेनिशिया, वेनिशिया का मतलब है वेनिस सर, ठीक है ना, वहाँ गटर में बोट चलती है वही सर, ठीक है. सो यू फाइंड कि लोम्बार्डी और वेनिशिया ये ऑस्ट्रिया को दे दिया गया. मेटरनिक ने कहा कि आई विल टेक दिस, गेटिंग अपॉन, समझे. उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे और भी स्टेट्स है, जैसे पार्मा था, पार्मा यूज्ड टू बी अ स्टेट, तो स्टेट कॉल्ड एज मॉडर्नी, छोटे राज्य थे सर नॉर्दर्न इटली में, नॉर्थ वेस्ट इटली में, नॉर्थ ईस्ट इटली में सर. टस्कनी, ये भी ऑस्ट्रिया के युवराजों को ही दिया गया, प्रिंसेस को ही दिया गया सर, गेटिंग अपॉन. एंड देन यू विल फाइंड कि ये भी इटली लेके गया सर. पोप को बोला गया कि आप सेंट्रल इटली रखिए, वियना कांग्रेस के थ्रू, अगर आपको याद होगा, पोप वाज गिवन सेंट्रल इटली, गेटिंग अपॉन. तो रोमाना मार्चेस मतलब रोम और उसके आजू बाजू के प्रदेश, ठीक है. एंड द बर्बन डायनेस्टी, ये बर्बन डायनेस्टी फ्रांस, स्पेन, सब जगह पे एक्टिव थी, उसको साउथ इटली दे दिया गया, नेपल्स, सिसिली सर, गेटिंग अपॉन. यू विल फाइंड कि इटली को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया. एक ही लोकल डायनेस्टी इटली के अंदर दी जाती है, वो है पीडमोंट करके एक राज्य था, वो भी नॉर्थ इटली में था, नॉर्थ वेस्ट में. पीडमोंट में हाउस ऑफ सवाई को रिस्टोर किया गया. हाउस ऑफ सवाई मतलब उनका जो सवाई डायनेस्टी था, लोकल डायनेस्टी था, उसको यू विल फाइंड कि यहाँ पे भी हमको ये पता चल रहा है कि ये हाउस ऑफ सवाई को एस्टैब्लिश किया गया है, पर ज्यादातर एरियाज की जो डोमिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं मेटरनिक उसको चलाने की कोशिश कर रहा है. और इसके लिए मेटरनिक कहता है कि आई हैव कन्वर्टेड इटली इनटू ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन वन मोर टाइम. Napoleon tried to change and unify Italy by creating a political setup on them by establishing his overlordship. Metternich कहता है कि Italy is still a geographical expression. I have proved that. कहाँ है कंट्री, कहाँ है नेशन, समझ में आया कि नहीं है. तो क्या इस बेसिस के रूप में आपको समझ में आ रहा है कि why Italy is been referred as a geographical expression? First point is clear to you कि इटली को एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन के रूप में क्यों रिफर किया जा रहा है. और इन बेसिस में इटली के अंदर के कुछ लोगों को समझ में आ रहा था, एक ही डायनेस्टी थी जिसको समझ में आ रहा था, बोले हमारे साथ धोखा किया गया पूरी मेटरनिक सिस्टम ने, और वो था पीडमोंट. एक ही लोकल डायनेस्टी थी. दे न्यू दैट कि भाई वी आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड. ही न्यू दैट, पीडमोंट स्टेट को पता था कि भाई हमारे साथ धोखा हो रहा है और कैसे भी करके हमको इकट्ठा होना पड़ेगा सर, ठीक है. अब ऑस्ट्रिया ने शासन करना शुरू किया. ऑस्ट्रिया का शासन एकदम रूथलेस था, वो तो नेपोलियन को भी वो अच्छा कहलाए वैसा रूलर ऑस्ट्रिया ने वहां पे अपॉइंट किया, मेटरनिक ने. यू विल फाइंड बेसिक फ्रीडम खत्म हो गए, प्रेस की फ्रीडम खत्म हो गई, लिबरल ओपिनियन खत्म हो गए, पुलिस स्टेट की स्थापना की जाती है सर, ठीक है. एकदम सप्रेसिव स्टेट्स. तो लोगों को लगा नेपोलियन इक्वालिटी तो देखे गया था, कुछ तो कल्चरली देखे गया था, ये तो बेकार के लोग निकले, हमने नेपोलियन को हरवाया, मराठ को गोली मारी, तो हमारे लिए नुकसान हो गया सर. नॉर्थ इटली में खाली एक डिपार्टमेंट सबसे परफेक्ट काम करता था, बोले कौन सा, बोले पुलिस डिपार्टमेंट.
बाकी कोई काम ना करे सर, पुलिसिंग काम करे। तो पुलिस स्टेट का स्थापना किया गया सर। पुलिस स्टेट समझ में आता ना, पूरा सुपरविजन है एक से एक। दूसरी कहानी हमको पता चलती है पापेसी की। पेपेसी के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है, सेंट्रल इटली में पेपेसी को एस्टेब्लिश किया है ना पोप साहब को। ये पोप साहब के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ही वाज नॉट हैविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस टू रन द स्टेट। नेपोलियन इनकी पावर खत्म कर दिए थे। इवन ये अपने चर्च को बराबर नहीं चला पा रहे थे। इसके लिए तो नेपोलियन ने कहा कि अपॉइंटमेंट मैं करूंगा पादरियों की। इफ द चर्च इंस्टीट्यूशंस वर वर्किंग इन अ फंक्शनल वे, व्हाई शुड अ किंग वुड हैव इंटरवीन्ड, है ना, थंब रूल है ना ये तो। अगर चर्च जैसी संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही सिस्टमेटिक चल रही है तो ये क्यों इंटरफियर करेगा सर? गेटिंग अ पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो हमको ये पता चल रहा है कि पोप चला नहीं पा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को। प्रॉब्लम ये है कि पोप रिफ्लेक्टेड अ वेरी ओल्ड रिजीम कॉल्ड थियोक्रेसी। तो आपको पता चलता है कि अनार्की है, सामाजिक रूप से प्रॉब्लम आ रहा है सर, ठीक है गेटिंग पॉइंट। एंड इन बेसिस के रूप में हमको ये पता चल रहा है कि इटली में एकदम डर का माहौल है सर। नेपल्स सिसिली में भी यही हालत है। बर्बन डायनेस्टी आई पर बर्बन डायनेस्टी की धार तोड़ दिया जाती है। वो तो ओल्ड रीजन का पार्ट था ना, लुई 18 जैसे फ्रांस में आया था वैसे यहाँ पे भी बिठाया गया था नेपल्स सिसिली के अंदर, बट दे वर आल्सो पार्ट ऑफ ओल्ड रीजन गेटिंग अपॉन। तो साउथ इटली में भी यही हालत है। तो सबको एक डर था, बोले मैटरनिक को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। तो 50 कोस दूर तक बच्चा रोता है तो मम्मी कहती है बेटा सो जा ना गब्बर आ जाएगा। ये डायलॉग सच्ची में डायलॉग था। An old woman in Italy had complained that her daughter was afraid to sneeze because Metternich would come to know about it. ये आपको गब्बर सिंह लग रहा है सर? गब्बर सिंह का डायलॉग रियल था बात। मेटरनिक आके उसके ऊपर भी मारता गोली, बोले छींक क्यों खाई बैक मेरे को पूछे बिना से। ऐसी सिस्टम उसने मेटरनिक ने यहाँ बताया। ऐसा जिस तरह से उसने वो डेवलप किया था ना, उसके कारण हमको ये पता चल रहा है कि सिचुएशन पूरी तरह से इटली की बदल दी जाती है सर। एंड देन यू विल फाइंड कि इटली के ऊपर इन्होंने जो दबदबा बनाया है उसके कारण इटालियंस के अंदर क्या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बनेगा कि नहीं बनेगा सर? ठीक, नेपोलियन तो बना के गया है। नेपोलियन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड द पॉलिटिकल पार्ट्स, ठीक है गेटिंग। सो मरात ने काफी सारी चीजें करवाई थी। मरात के समय पे कुछ कुछ चीजें हुआ, बट देन यू विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहानी बदल जाती है सर। तो इटली फ्रॉम 1815 स्टार्टेड डेवलपिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। जो नेपोलियन चिंगारी भड़का के गया था, लग रहा था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पर फाइनली हो गया सर, ठीक है समझे आप लोग, ठीक है। और जो फाइनली हुआ उसका परिणाम ये होता है कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनने की शुरुआत हो जाती है। बोले कि हम फाइट करेंगे, तुम कौन होते हो सर हमारे लिए सर, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का ग्रोथ होता है आफ्टर वियना कांग्रेस। तो सेकंड फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। समझ में आया? राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के अंतर्गत हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि व्हाई टुक प्लेस। नेपोलियन के कारण तो हो चुका है। सेकंड फैक्टर इज वियना कांग्रेस, क्योंकि वियना कांग्रेस के थ्रू जो सिस्टम एस्टैब्लिश की गई थी वो पुलिस स्टेट की सिस्टम थी, और जितना पुलिसिंग करोगे उतनी ही रेजिस्टेंस होती है सर। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनने की शुरुआत होगी। पॉलिटिकल कॉन्शियस नहीं थे तो इन्होंने क्या कि हम लाएंगे सर। एक संस्था बनती है कार्बोनारी, वो कहते हैं कि वी विल फाइट टू द कोर एंड मेक श्योर इटली टू बी यूनाइटेड। ये कार्बोनारी का काम ये था कि हम लोग इटली को फॉरेन रूल से मुक्ति करा दें, क्योंकि इटली वाज ऑफ द फॉरेनर्स, फॉर द फॉरेनर्स एंड बाय द फॉरेनर्स। इनका मानना था कि हम लोग इटली को फ्रीडम दिलवाए सर, एंड मेक श्योर कि इटली के अंदर एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाए सर। समझे आप लोग, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि एक वर्कर्स की एक बॉडी, कार्बोनारी वाज अ बॉडी ऑफ वर्कर्स, ठीक है, मजदूरों की बॉडी हुआ कर। उसने इटली के अंदर आप पकड़ने की कोशिश करोगे एक नई जान डालने की कोशिश, क्योंकि जिस तरह से ह्यूमिलिएशन और रिप्रेशन हो रहा था इटालियन का सर, ठीक है, वो देख के अच्छे अच्छे लोग बौखला गए हैं सर, ठीक है। तो इसका परिणाम भी हमको देखने को मिला। 1820 में ही ये वियना कांग्रेस के सामने एक छोटा विद्रोह हो जाता है 1820 में नेपल्स में। नेपल्स के अंदर विद्रोह होता है साउथ इटली के अंदर सर, ठीक है। एंड देन यू विल फाइंड कि नेपल्स और सिसिली के जो शासक थे उनको बोला गया था कि, या उन्होंने प्रॉमिस किया था प्रजा को कि देखो हम वापिस आए हैं। फर्डिनांड करके राजा था उस टाइम पे बर्बन डायनेस्टी से, तो उसने ये भी कहा था कि भाई मैं रिफॉर्म करूंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, पर कुछ नहीं हुआ सर, ठीक है। और परिणाम ये हुआ कि ये लोग बहुत नाराज हो गए थे वहां के लोग,
उसने कहा था कि भाई मैं आपके लिए अच्छा काम करूंगा, बट देन यू विल फाइंड he was not given or he did not actually give anything to the Italian people. तो नेपल्स में विद्रोह हो गया सर। फिर आप देखने की कोशिश करोगे, पीडमोंट में विद्रोह हुआ 1821 में। पीडमोंट भी एक स्टेट था सर इनका, ऊपर ही एडिमो पॉइंट। पीडमोंट में विद्रोह हो रहा था, उसके पीछे का कारण यह है कि हाउस ऑफ सेवॉय के अगेंस्ट में विद्रोह नहीं हुआ था। यहाँ पे पब्लिक कह रही है कि आवर हार्ट्स आर फेथफुल टू अवर किंग, बट वी वांट आवर किंग टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया बिकॉज ऑस्ट्रिया इज ट्राइंग टू कंट्रोल इटली। क्या बोल रहे लोग? पीडमोंट एकमात्र राज्य विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लोकल डायनेस्टी ऑफ इटली, उसके सामने लोग कह रहे हैं कि भाई देखो, हमको हमारे राजा के सामने विद्रोह नहीं करना है, और हम चाहते हैं कि हमारा राजा ऑस्ट्रिया के सामने लड़ाई करे। राजा कह रहे हैं कि बेटा हमारी परिस्थिति वैसी नहीं कि हम लड़ाई करें, थोड़ा ठहर जाओ। ये राजा लड़ाई करेगा 1850 के बाद, देखोगे तो काउंट केवर और विक्टर इमैनुअल जैसे राजा निकल के आए, काउंट केवर उनका प्रधानमंत्री बनता है सर। फिर देखिए क्या लड़ाई करते हैं सर। तो पीडमोंट फिर लीड करेगा। तो 1821 में पीडमोंट में एक पॉपुलर मूवमेंट होता है और राजा को मोटिवेट किया जाता है कि हम तुम्हारे साथ है, यू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ इटालियंस। तो होता यह है कि एक छोटा सा संघर्ष भी किया गया था, स्मॉल स्कर्मिश आल्सो टुक प्लेस, ठीक है। और ये स्कर्मिश के कारण ये होता है कि विक्टर इमैनुअल वन उस टाइम पे हुआ करते हैं, विक्टर इमैनुअल थे या विक्टर इमैनुअल थे, वन भी नहीं थे। तो फिर उनके साथ फिर प्रॉब्लम हुआ, ही कुड नॉट विन इट ओवर द ऑस्ट्रियंस, क्योंकि ऑस्ट्रियंस वर वेरी पावरफुल सर। एंड मेटरनिक ने एक बार सेना भेज दी थी सर नॉर्दर्न इटली के अंदर सर, है ना। सो देन यू विल फाइंड कि वो दबा दिया जाता है सर। लोम्बार्डी में भी ये हुआ, ऑस्ट्रिया के सामने एक दो छोटे मोटे विद्रोह हुए लोम्बार्डी में, वेनिशिया में। वहां पे भी ऑस्ट्रियन की सेना भेजी गई 1822 तक आते आते, और मेटरनिक सिस्टम बहुत रूथलेसली इंप्लीमेंट करती है सर, ठीक है। रीडिंग अपॉन तो हमने देखा था कांग्रेस ऑफ ट्रोपो, कांग्रेस ऑफ लाइबैक, याद आया कि नहीं आया? आफ्टर दी कांग्रेस ऑफ आइला चैपल, है ना। अगर आपको वियना कांग्रेस के बाद 3 कांग्रेस हुए थे, आइला चैपल, कांग्रेस ऑफ ट्रोपो एंड कांग्रेस ऑफ लाइबैक। उसमें एक चीज लिखी गई थी कि व्हेनेवर देयर इज फॉरेन अटैक्स ऑन ईच अदर सर, है ना, जब भी, जस्ट अ सेकंड ना, एक ही मिनट, है ना। सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट, मैं आपको बता रहा था इटली के अंदर। तो इटली में हो रहा है कि वी आर विटनेसिंग ए ट्रेंड, जहां पे हमको बहुत ही क्लियर कट ट्रेंड देखने को मिला कि अलग अलग बेसिस के रूप में ये पीडमोंट एंड अलग अलग स्टेट्स में विद्रोह हुए। 1825 तक आते थे, इटली को फिर दबा दिया गया। 1825 तक आते थे, इटली वाज फिर वंस अगेन कंट्रोल सर। अगेन यू विल फाइंड 1830 रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। अब क्या 1830 की क्रांति फ्रांस में होती है और फ्रांस का राजा एब्डिकेट करता है, तो क्या इटली के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर, ठीक है। डोंट यू सी द इटालियंस विल आल्सो बी गेटिंग अफेक्टेड फॉर दैट सर। तो होता यह है कि इवन द इटालियन सेड कि भाई हम भी क्रांति कर देंगे सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि कार्बोनारी करके जो संस्था पहले बन के आई है, ये कार्बोनारी के लीडर सबको मोटिवेट करते हैं नॉर्दर्न इटली में। पर्मा, मोडेना, टस्कनी, दिस आर ऑल द स्टेट्स जहां पे विद्रोह हो गया सर। पोप के सामने विद्रोह हो गया, क्योंकि पोप से लोग नाराज थे। बोले राजा कहाँ, बोले धर्मगुरु, आप अपना धर्म का काम कर रही है, यू वर्क आउट फॉर द रिलीजियस वेलफेयर एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना, और यू आर इंटरफियरिंग ऑल दिस पॉइंट्स। फ्रांस में हो चुकी है ऑलरेडी सर, ठीक है। अब हालत इतनी खराब हो गई थी, तो पोप ने कॉल किया, बोले भाई मेटरनिक, बोले हाँ, बोले यार इधर तो मैं अभी वहाँ कन्फेशन बॉक्स में हूँ। बोले क्या हो गया? बोले चर्च को घेर लिया गया चारों तरह से। तो क्या किया, तुम सेना वेना भेजो यहाँ से, ठीक है, गेटिंग अकाउंट, है ना। तो देन यू फाइंड मेटरनिक आर्मी भेजने का प्लान कर रहा है सर, ठीक है ना। तो ऐसी कहानी दिखेगी कि पेपल स्टेट्स के अंदर, नॉर्दर्न इटली के अंदर, यू विल फाइंड कि कंटिन्यूअसली रिवॉल्ट्स हो रहा है। मेटरनिक सब जगह पे सेना भेज के सबको दबा दिया सर, है ना। तो ऐसी स्टोरी चलती है कि मेटरनिक ने हर एक बेसिस के रूप में गेम कर दी सर, और किसी को इकट्ठा नहीं होने दिया सर। इटली में 1830 में सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ था। दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स। अर्लीस्ट अटेम्प्ट का मतलब ये है कि ये सबसे पहला अटेम्प्ट था कि हम कुछ बड़ा करेंगे सर, ना। प्रॉब्लम ये हुआ कि कार्बोनारी करके संस्था का आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी बहुत अच्छा था कि इटली को आजादी दिलाएंगे, पर इटालियंस के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी, इटालियंस के अंदर अवेयरनेस नहीं थी। तीसरा था कि ऑस्ट्रिया एज अ कॉमन एनिमी इटालियंस के लिए जो फैक्टर निकल के आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। जैसे भारत में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और कॉमन एनिमी का आइडिया हो गया 1920 तक आते आते, ये 1857 के बाद। तो वी न्यू दैट वी आर फाइटिंग फॉर होम। 57 में वी वर नॉट फाइटिंग फॉर कॉमन एनिमी।
इसके लिए आप देखो कोई जमींदारों के सामने विद्रोह कर रहा था, है ना। तो किसान को लग रहा था कि भाई हमको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाए जागीरदार से तो बहुत हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए उतना मैटर नहीं करेगी टाइम बीइंग सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो इटली में ये हो रहा है। तो कार्बोनारी एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन बना। आपको पूछा जाएगा कि अर्ली नेशनल मूवमेंट इटली में क्या हो रहा है, एंड यू विल फाइंड कि ये अर्लीस्ट अटेम्प्ट 1830 में हुआ तो मेटरनिक ने सप्रेस कर दिया, रूथलेसली सप्रेस किया। तो लोम्बार्डी की जेल तो पूरी की पूरी पैकम पैक हो जाती है पॉलिटिकल प्रिजनर से। और हमको ये पता चल रहा है कि वहां के जो स्थानिक लीडर्स थे उसमें से आधे से ज्यादा भाग गए सर, तो हाथ में आएंगे तो लपेटे में आ जाएंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। इटालियंस को 1830 में इतना बड़ा सेटबैक पड़ा, उनको लगा कि हम टूट गए हैं। एक चीज इटालियंस को ये भी रियलाइज हुई कि वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू अचीव फ्रीडम, और ऐसे नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ये रियलाइजेशन एक व्यक्ति को होती है जिसका नाम था ग्यूसेपे मजीनी, नाम सुना होगा आपने सर, ठीक है। 1830 का रिवॉल्यूशन इटली में फेल हुआ, बट इटली को एक नया हीरो दिया। नया हीरो का नाम क्या था? मजीनी सर, ये ग्यूसेपे मजीनी। अब ये राष्ट्रवादी नेता, जन्म इनका हुआ था पीडमोंट के अंदर। ये बचपन से देख रहा है कि पीडमोंट यूज्ड टू बी लोकल स्टेट, है ना, वो तो हाउस ऑफ सवॉय था सर। बट ये 10 साल का हुआ था तब तक तो ये लोग आ चुके हैं, क्या कहते हैं अपने वियना कांग्रेस वाले, ऑस्ट्रिया एंड ऑल दिस पीपल सर, ठीक है। वो देख रहे हैं बचपन से ही कि यार मेरे प्रदेश के ऊपर फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं, वो हमको राइट्स नहीं दे रहे हैं, हमारी लिबर्टी ले ली है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। और जिस तरह से मजीनी ने जो पूरा गेम देख रहा था उसको समझ में आ रहा था कि मेरा देश दुख में है सर, ठीक है। और इसके कारण यंग एज में ही वो कार्बोनारी में ज्वाइन कर दिया, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था ना कार्बोनारी में सर। अपने लिटरेचर लिख रहा था तो उसमें भी अनहैप्पीनेस दिखती थी, उसके साहित्य में भी। तो बहुत सेंसिटिव हुए था सर। हमेशा काला कलर का कपड़ा पहनता था, ही यूज्ड टू वेयर ऑलवेज ब्लैक क्लॉथ्स। हमेशा काला कलर का कपड़ा पहना, आप देखोगे मजीनी को सर, यंग इटली करके बॉडी बनाई थोड़ी देर के बाद, तो हमेशा कर लो जस्ट टू एक्सप्रेस सॉरोस। मेरे एक दोस्त के भैया है, तो 2000 मतलब 2000 का साल है ना, मिलेनियम ईयर कहते हैं ना हम लोग 2000 को। उन्होंने रिजोल्यूशन लिया, रिजोल्यूशन में लिखा कि आई वेयर ब्लैक क्लॉथ्स ओनली। साहब 22 साल हो गए, ही स्टिल वेयरिंग ब्लैक क्लॉथ्स, ही स्टिल वेयरिंग ब्लैक क्लॉथ्स, ओके। हमसे 7-8 साल बड़े होंगे, मतलब 20 into 40s। मैं 22 साल से उनको देख रहा हूँ काले कपड़े पहन रहे थे। अभी भी मुझे, मतलब पुरानी कॉलोनी में रहता था, वहां पे रहता था ये, अभी मैं जाता रहता, उनसे मिलता हूँ ना कभी पुरानी सोसाइटी में, तो घर पे उसके वहां बैठा होता, तो भैया आप देखते हैं, मतलब अभी भी काला कपड़ा। बोला हाँ रिजोल्यूशन है। मतलब शादी वादी में गए तो भी ब्लैक 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 सर, है ना। कहीं ऑफिस गए तो ब्लैक ही ब्लैक है उनके पास। और बोली यूनिवर्सल कलर है ना, सब जगह चलता है। मैंने बोला हाँ बात तो सही की, बट एटलीस्ट इंसान को मतलब यू डोंट गेट बोर्ड, या आपके घर वाले। तो मैंने बोला उनकी वाइफ आपकी भाभी जी, और वो बोले वो बोल बोलते थक गए, बट अब ये हो गए, दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड कि दिस इज द रियलिटी। मैंने बोला वो भी बात है सर, ठीक है ना, खैर। तो मजीनी भी काला कपड़ा पहनता था, और ये काला कपड़ा सौरों को दिखाता था। देखिए ये आदमी की कल्चरल जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो कैसे डेवलप हो रहा है सर, ठीक है। और जस्ट टू एक्सप्रेस द सोरोनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू हिज नेशन, इटालियन नेशन, मेटरनिक कह रहा है इसे ज्योग्राफिकल एंटिटी। भारत के लिए कहा है ना स्टेची ने, स्ट्रेची आईसीएस था, उसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया की नाम की किताब लिखी है। तो स्ट्रेची भी कहता है कि इंडिया इज आल्सो ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, इंडिया इज जोक ऑफ सेंचुरी। वो भी नहीं मानता था स्ट्रेची, नेवर यूज्ड टू एक्सेप्टेड कि भाई इंडिया कैन एग्जिस्ट, क्योंकि कल्चरल कोई था ही नहीं। बोले इटालियन पे भी नहीं था, वैसे मजीनी ने उस टाइम पे जोक मारा, मजीनी कहा अपना मेटरनिक ने जोक मारा था सर, ठीक है, केडिंग पॉइंट। तो आपको ये कहानी दिखेगी सर। तो मजीनी आके मोटिवेटेड रहा था ना बचपन से ही, ये कार्बोनारी ज्वाइन किया, 1830 का रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया। मेटरनिक को पता चलता है कि बोले यहाँ क्रांतिकारी बहुत उबल के आगे है सर, ठीक है। तो पकड़ के जेल में डाल दिया सर। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी सर ना, क्रांतिकारी लोगों को जब जेल में डालते हैं तो दो चीज होती है, बाहर निकल के अति क्रांतिकारी होता है या मॉडरेट बन जाता है सर, ठीक है, ट्रेडिंग अपॉन। देयर आर टू थिंग्स दैट कम्स आउट ऑफ द जेल सर, है ना। आइदर यू बिकम मोर रेडिकल एंड एक्सट्रीमिस्ट सर, ठीक है, ट्रेडिंग अपॉन, एंड देन यू विल फाइंड आइदर यू विल बिकम अ मॉडरेट। बोले हाँ हो गया। भारत में ऐसा हुआ कि तिलक महाराज और इन सबको जेल में डाला गया, तो
योर फ्रेंड तिलक महाराज जब वापिस आए तो ही बिकम लिटिल बिट मॉडरेट कंपेयर टू द एक्सट्रीमिस्ट, है ना समझे। और अरविंद साहब भी स्पिरिचुअलिज्म में चले गए और ये सब आपको देखिए। मजीनी वैसे नहीं थे, मजीनी कहता है नो, मजीनी भगत सिंह ये सब नई जनरेशन वाले हैं ना सर, ठीक यंग है, अलग ही विचारधारा से है सर। मजीनी कहता है तो जेल में डाल के तो दिखाओ सर, मैं बाहर निकल जाऊंगा कैसे। तो 6 महीने के बाद बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद यू विल फाइंड कि वो यूरोप में कहीं और चला गया, जर्मनी की साइड चला गया, तो यहाँ शांति है, राइन कॉन्फेडरेशन वगैरह। और उसने एक यंग इटली नाम की सोसाइटी बनाई। ये यंग इटली भी था, इसका 2 नाम था, एक यंग यूरोप था। यंग यूरोप में इसका प्लान ये था कि यूरोप के जितने भी प्रदेश जहां नेशनलिज्म को पॉपुलर करना है वो भी करेंगे, और मेरा देश तो जो है उसको तुम्हें करना ही है। तो ही एस्टैब्लिश अ सीक्रेट बॉडी कॉल्ड एज यंग इटली। गेटिंग माय पॉइंट। ये वो टाइम था जब मजीनी ने प्लान कर दिया था कि मैं इटली के यूथ को इकट्ठा करूँ, जेल में था ना तभी। एंड ही वांटेड एन इंसरेक्शन अगेंस्ट द फॉरेनर्स, वो प्लान कर रहा है सर। और वो इटली के बाहर बैठे बैठे इटली के अंदर अलग अलग ब्रांचेस बना रहे हैं यूथ की। गेटिंग माय पॉइंट। लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि पहाड़ों चढ़ो, गांव गांव तक जाओ, विचारधारा को स्प्रेड करो सर। ही वांटेड टू मेक देम अवेयर अबाउट हाउ द फॉरेनर्स आर रूलिंग ओवर द कंट्री सर। गेटिंग माय पॉइंट। उसने सर्डेनिया के राजा, पिडमोंट सर्डेनिया के जो राजा थे ना, उनको अप्लाई किया कि देखिए इटली आप ही के थ्रू बनेगा और आप ही के लीडरशिप में बन सकता है, क्योंकि यू आर ओनली द लोकल डायनेस्टी सर, बाकी तो कोई है ही नहीं सर। और मजीनी यंग इटली के द्वारा वहां आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस बनाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। ओथ बोथ लेने की शुरुआत कर दी, मासिस को अवेकन किया कि कुछ तूफानी करेंगे सर, ठीक है। और 1830 के कुछ समय के बाद हमको ये पता चलता है कि मजीनी जैसे लीडर्स काफी बड़ी मात्रा के अंदर उभर के आए सर, ठीक है। इटली में छोटे मोटे उसके कारण रिवोल्ट्स भी होते हैं सर, उसको रिसोर्जमेंटो के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। मजीनी यंग इटली की स्थापना के दौरान लोगों को ये कन्विंस करवाना चाहता था कि ऑफ इटालियंस की एक कॉमन कॉन्शियसनेस है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, कल्चरल कॉन्शियसनेस है, वो सब होना चाहिए। और पब्लिक को भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है कि भाई इट इज नॉट अ बॉडी ऑफ कॉन्स्पिरेटर, इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू क्रिएट द इटालियन स्पिरिट ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस टू डाई फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। कि हम खाली ये नहीं कि षड्यंत्र कर रहे हैं, हम वहां तक तैयारी करना चाहते हैं कि हम स्वत्याग देंगे, बलिदान देंगे, सब कुछ त्याग के मरने के लिए तैयार है देश के लिए सर। सो ही वांटेड टू सी यंग इटली एज अ रिलीजियन फोर्स विच कैन लिबरेट एंड यूनिफाई इटली सर। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कभी सावरकर को पढ़िएगा, सावरकर के विचार डिट्टो ऐसे निकल के आएंगे भारत के लिए सर। सावरकर को कभी पढ़िएगा सर, यू रीड सावरकर, यू फाइंड कि हमको यही चीज दिखेगी सर। तो मजीनी कह रहा है कि भाई हम षड्यंत्रकारी नहीं है, हम क्रांतिकारी है, हम क्रांतिकारी से ऊपर है 2 स्टेप। हम वी विल डाई फॉर इटली, वी विल लिव फॉर इटली। इट्स नॉट दैट कि वी जस्ट वांट टू गिव फ्रीडम टू इटली और उसके बाद नो 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 सर। और इन बेसिस के रूप में जो इमेजिनेशन क्रिएट किया है ना, उसके थ्रू ये बता रहा है कि ऑस्ट्रिया इज द नंबर 1 एनिमी। 21 मिलियन मतलब करीबन 2 करोड़ के आसपास इटालियंस है, उन सबको मैं जगाऊंगा नींद के अंदर से सर, ठीक है। के को तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये विचार मजीनी ने 1830 में दिया था, 1830 में दिया था। यंग इटली बाहर बैठ के बना रहा है सर, उसके नाम का फतवा जारी हो जाता है यूरोप के अंदर भी सर। गेटिंग माय पॉइंट। एंड देन यू विल फाइंड कि मजीनी वहां से भी निकल जाएगा। यू विल सी कि मजीनी फिर यूरोप की जगह कहीं और प्रदेश में भाग जाता है सर, ठीक है, अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मजीनी जैसे लीडर्स ने क्या किया कि बेस बना दिया इटली के अंदर, ऐसा बेस बना जिसके कारण इनके कार्यकर्ता गांव गांव तक पहुंच गए। दे हैव गॉन टू द एंड पार्ट ऑफ इटली, मतलब रिमोटेस्ट एरिया में भी यंग इटली पॉपुलर हो रहा है। और यंग इटली हो रहा था वैसे यंग यूरोप भी हो रहा है, ऐसा नहीं था कि यंग इटली हो रहा है। उसने जर्मन को भी इकट्ठा किया, जर्मन स्टूडेंट्स को बोला तुम भी करो ना भाई, और वेटिंग अपने देश को नहीं आजादी है ना ऑस्ट्रिया से, बोले प्रशिया की अध्यक्षता में करवा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। गेटिंग पॉइंट। तो होता यह है कि 1830 के बाद माहौल बन गया था सर। यू विल फाइंड कि ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जहां मजीनी के जैसे लीडर्स इटली के यूनिफिकेशन के पीछे का एक आइडियोलॉजिकल बेस बना के गए। यू विल फाइंड कि पेपसी से नाराज काफी लोग ऐसे थे जो पोप के साथ एक टाइम के ऊपर काम कर चुके हैं, वो भी मजीनी के फेवर में आ गए। तो इनडायरेक्टली ऐसा माहौल बना कि एंटी ऑस्ट्रियन, एंटी पोप की फीलिंग डेवलप हो रही है और सब लोग एक कॉन्शियसनेस के अंदर बांध दिए गए जस्ट बिकॉज ऑफ वन लीडर कॉल्ड मजीनी।
मजीनी तड़ी पार करके बैठा हुआ है सर, है ना। मजीनी को समझ में आ गया है कि भाई देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मी टेकिंग पार्ट इन इटली एज ऑफ नाउ। बोले वेट करेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो मौका मिलेगा ना सर। ठीक, मौका मिला सर 1848 के अंदर। और 1848 में क्या हुआ, इन 1848 देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज द 1848 रिवॉल्यूशन। पढ़ा था फ्रांस के अंदर, हेलीकॉप्टर हुआ था कि नहीं हुआ था, मिस्टर स्मिथ, लुई फिलिप बिकेम मिस्टर स्मिथ। फिलिप का नाम स्मिथ बन गया सर। बोले आईडी प्रूफ दिखाओ स्मिथ। मतलब शक्ल राजा जैसे, नहीं 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 वो तो मैं तो स्मिथ हूँ, देखो मैं कहाँ राजा दिखता हूँ तुम्हारा सर। ठीक है पक्का, हाँ जाओ जाओ, है ना, स्मिथ ही लग रहा है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। वही है ना सर, आप पॉपुलर हो तो आपको लगता है, पर भागने में फिर बहुत दिक्कत होगी, सब पहचान जाता है ना, गेटिंग पॉइंट नॉट, है ना। आपने फोटो तो यही रहेगा ना सर, आप अपने कैरेक्टर को कैसे छुपा पाओगे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। तो 1848 में क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन हो गया फ्रांस में सर। बिकॉज देयर वाज अ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, इट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन इटली एज वेल सर। होता यह है कि 1848 के रिवॉल्यूशन के कुछ साल पहले हमको ये पता चलता है कि पोप 1846 में कुछ कुछ लिबरल पॉलिसी लेके आए थे। लुई आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, पोप थे, पोप 10 या पोप 9 ऐसा कुछ नाम है उनका सर, हमारे लिए तो पोप ही होते हैं सर। ठीक है, so he actually announced in central Italy some kind of reforms included free press, elections, constitutional policies, है ना, railway development and all these things। तो मैटरनी थोड़ा बौखला गया है, बोले ओ पोप, बोले क्या लिबर्टी बिबर्टी कभी पूरी में जाए अपने सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, आप ये रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हो सर, है ना। तो होता ये है कि पोप ने इटालियंस के अंदर सेंट्रल इटली में कुछ कुछ रिफॉर्म्स प्रॉमिस करना शुरू किए थे। और ये जो रिफॉर्म्स प्रॉमिस करने शुरू किए थे, इसके कारण सेंट्रल इटली से लेकर नॉर्थ इटली में छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनने शुरू हो गई थी सर। ठीक है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले कर रही है इन स्प्रेडिंग ऑफ इटालियन आइडियोलॉजी छोटे 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 बेसिस के ऊपर। अब 1848 का रिवॉल्यूशन हुआ, ये रिवॉल्यूशन हुआ तो सबसे पहले इसकी आग लगनी शुरू हो जाती है। फ्रांस के अंदर बैठी ऑर्लियंस डायनेस्टी, ऑर्लियंस वर द कजिन्स ऑफ द बर्बन डायनेस्टी ओनली सर। ऑर्लियंस भाग जाते हैं, वो अपना स्मिथ भाग गया सर, या लुई फिलिप या स्मिथ बन के भाग गया सर। वहां ऑर्लियंस भागे, यहाँ सिसिली के अंदर विद्रोह हो गया सर। सिसिली द साउदर्न पार्ट ऑफ इटली रिवोल्टेड, बूम बड़ा का बूमा बूम हो जाती है सर। ठीक है, वहां का राजा भाग गया नेपल्स, बोले भागो 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 सर। ठीक है, पोप ने तो ऑलरेडी 1846 के अंदर अनाउंस कर दिया था, पोप भी कहते हैं हाँ भाई मैं भी लिबरल बन जाऊंगा सर, है ना, चिंता मत करो, आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन देता हूँ सर। ठीक है, यू विल फाइंड की नॉर्थ इटली की बात आई, नॉर्थ इटली के राजाओं ने कॉल करना शुरू कर दिया, हेलो हाँ मेटरनिक, बोले विद्रोह हुआ है, बोले फिर, बोले हालत खराब हो गई यहाँ हमारी, घेर के रखा है संसद ने राजाशाही के। बोले मेटरनिक कह रहा है यार मैं खुद अभी वियना में बैठा हुआ हूँ, हेलीकॉप्टर की राह देख रहा हूँ, तेल डलवाने गया। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले जा रहा हूँ लंदन यार, यहाँ मेरी हालत भी खराब हो गई है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। सो होता यह है कि यू सी कि मेटरनिक कहीं और सेना भेजे इटली के अंदर सर। ठीक है, उसके पहले मेटरनिक को भी भागना हो गया सर। मेटरनिक हैड टू रन अवे टू लंदन सर 1848 के रिवॉल्यूशन में। तो अब बची बात थी कि नॉर्थ इटली के राजा अकेले बन जाते हैं सर, है ना, नॉर्थ इटली के राजा अकेले पड़ जाते हैं सर। ठीक है, सो यू विल फाइंड कि इन परिस्थितियों में हमको ये पता चल रहा है कि टस्कनी, नेपल्स, पेपसी के जो राज्य है वो सब के सब उनको समझ में आ गया कि नाउ सिचुएशन इज वेरी बैड सर। लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया आज नहीं तो कल ऑस्ट्रिया के हाथ से चले जाएंगे, लोम्बार्डी और वेनिस वाला रीजन सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। मजीनी लंदन भाग जाता है सर। ठीक है, और मजीनी कहा मेटरनिक लंदन भाग जाएगा सर। ठीक है, और इटली में 1848 की रिवॉल्यूशन का परिणाम ये हुआ कि नॉर्थ इटली के कुछ कुछ राज्य ऐसे थे वो कन्वर्ट हो गए सर। समझ में आया कि नहीं आपको, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू। 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, 1848 के आप पकड़ के चलोगे, फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स 1871 तक आ जाते हैं, या 22 साल आप पकड़ के चलिए, इटली के एक एक स्टेट्स का इंटीग्रेशन होगा। ये स्टेट के इंटीग्रेशन में हम शुरू करेंगे नॉर्थ से, सेंट्रल इटली में साउथ से सर, कैसे 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 स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चला, और इवेंचुअली यू विल फाइंड कि पिडमोंट सर्डिनिया की अध्यक्षता में ही ओवरऑल इटालियन यूनिफिकेशन होता है सर। ठीक है, ये वो पीरियड था जब अब लीडरशिप नहीं निकल के आई, मजीनी तो था ही, मजीनी को मदद करने के लिए गैरीबॉल्डी निकल के आया। ये वो पीरियड था जब काउंट केवर करके एक लीडर भी निकल गया, वो भी बेसिकली इटली से बिलोंग करता था, और पिडमोंट सर्डिनिया का बेसिकली क्या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर था सर।
उसका एक न्यूज़पेपर आया करता था रिसो जर्मेंटो। रिसो जर्मेंटो का मतलब भी होता है रिसरेक्शन, रीबर्थ। रिसो जर्मेंटो का मतलब भी होता है पुनर्जन्म, पुनर्विद्रोह सब, ठीक है। न्यूज़पेपर का नाम ही विद्रोह था, जैसे भारत में था ना गदर सर, ठीक है। और यहाँ अलग अलग लीडर्स के द्वारा इटली को आजादी दिलाई गई। इटली को 1848 के बाद समझ में आया कि इटालियन यूनिफिकेशन नहीं हो पाएगा जब तक ऑस्ट्रिया डिफीट नहीं होगा। इटालियन यूनिफिकेशन नहीं हो पाएगा जब तक पोप अपना पावर नहीं देंगे सेंट्रल इटली से। और इटालियन यूनिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक साउथ इटली से फ्रांस को नहीं हराएंगे। 1848 तक आते आते इटली के अंदर आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल अवेयरनेस आ चुकी थी, जो 1810-1815 में नहीं था। जो फ्रांस 1790s में था, जो भारत 1905 के बाद बनता है, वही इटली 1840s में बनना। 1830 का रिवॉल्यूशन इटालियंस के लिए भारी नहीं था, पर 1848 का रिवॉल्यूशन उनके लिए भारी पड़ा, क्योंकि बाय दिस टाइम द इटालियंस हैड ऑलरेडी इमर्ज्ड एज द नेशनल आइडेंटिटी। 22 साल जो है वो प्रोसेस है। प्रोसेस में लीडर्स के रोल आते हैं, काउंट केवर का रोल आएगा, गैरीबॉल्डी का रोल आएगा, मजीनी का, उनके स्टेटमेंट आता है। मैटरनिक के ऊपर से हमने डिस्कस किया, मैटरनिक का रोल खत्म हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है। 1848 के बाद मैटरनिक नहीं आएगा, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ऑस्ट्रिया के ऊपर मैटरनिक नहीं है, इसके कारण ऑस्ट्रिया धीरे धीरे करके इटली को घबाता है। पोप की अकल ठिकाने आ जाती है और फ्रांस के साथ लड़ाई करके आखिर में आप देखोगे तो एक साइड के ऊपर इटालियन यूनिफिकेशन हुआ, दूसरी साइड के ऊपर हमको पता चलेगा कि जर्मन यूनिफिकेशन भी होगा। क्योंकि स्टोरी ये चलती है कि जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन रोकने में दो ही देश सबसे ज्यादा मुआबूम कर रहे थे, एक फ्रांस था और दूसरा ऑस्ट्रिया था। इन दोनों कंट्रीज को 1860s के बाद पता चला कि लेट अस कम टुगेदर, तो दोनों पैरेलली इनको काउंटर करेंगे। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? They're countering parallelly each other, क्योंकि ऑस्ट्रिया had control Italy, Austria also had the control of Germany, France also control Italy some regions, France also control Germany some regions। तो बोलते हैं कि आपको भी कंट्री बनाना है, हमका भी बनाना है। तो बिस्मार्क कहता है काउंट केवर से, बोले इकट्ठे ना हो जाए, बोले मिल बैठे दो यार। यस, हो गया इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन। तो कल हम लोग इटली को खत्म करेंगे और जर्मनी की शुरुआत करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब लेट मतलब थोड़ा आगे का जाना है। बट आई फील दैट हम लोग कल इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन दोनों खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने थीम पढ़ा दी है आपको सर। थीम इज इम्पोर्टेंट, बाकी इवेंट्स है सर, है ना। बट आई रिसेंटली टेक माय हिस्ट्री, व्हाट स्ट्रेटजी शुड आई हैव, ऑल योर लेक्चर्स देन कंटिन्यू। यस, फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करो, फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए सर, ठीक है ना। तो कल दोपहर को क्लास होगा। हाँ, कल मैं सुबह हेलीकॉप्टर मतलब मैं ट्रैवल करूंगा सर, हेलीकॉप्टर तो नहीं है बट टुमारो मॉर्निंग आई एम ट्रैवलिंग अर्ली मॉर्निंग, सो मोस्ट प्रोबब्ली कल दोपहर को करेंगे सर, ठीक है। 12 के आसपास कर देंगे, या 12 या 2 बजे के आसपास सर, ठीक है। 4 से 6:30 नहीं, 6:30 को तो दूसरा इवनिंग क्लास है मेरा, तो 2:30 से 5 कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे सर, ठीक है। या 3 से 5:30 ऐसा, तो टुमारो आफ्टरनून होगा सर, ठीक है ना। अरे मैं 12 बजे के आसपास घर पे पहुंचना तो हूँ ना सर, ठीक है। और पहुंच के 5वें मिनट पे क्लास लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा सर, ठीक है। तो दोपहर को इसके लिए करूंगा सर, है ना। आफ्टरनून 12 बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे लिए। मैं आई ट्राई टू डू द प्रीपोनिंग क्लास, आई एम नॉट श्योर व्हाट टाइम आई विल बी एबल टू प्रीपोन सर, है ना। नाइट में नहीं यार, नाइट नहीं करना, नाइट में फिर परसों की साइकिल मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। परसों की क्लास फिर डिस्टर्ब हो जाएगी सर, है ना। तो परसों फिर 8 बजे से रेगुलर करना है ना अपने को। देखो मैंने आपका साइकिल ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, ऑप्शनल का जीएस की बैच में सुबह 5 बजे ले रहा हूँ सर, 5 से 7:30 ले रहा हूँ, एंड देन आज 8 बजे से आपका क्लास का पीपीटी बजा रहा हूँ सर, है ना। तो थोड़ा धक्का मार रहा हूँ मैं, है ना। तो हो सके उतना डिस्टर्ब ना करूँ सर। चलिए, तो कल एक दोपहर को मैनेज करिएगा, परसों से तो वी आर ऑन 8 AM सर, है ना। परसों, हाँ कोई बात नहीं सर, आप ऑफिस होगी तो फिर देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। परसों से तो हम लोग 8 बजे कर देंगे सर, है ना। तो कल का दिन है, मैं फिर ट्रैवल नहीं करूँ, फिर मेरा ट्रैवलिंग मार्च महीने में आ रहा है, until and unless some contingencies are there, ठीक है। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर, यस।